और अगले 8 सालों के लिए औरंगजेब जेल में रखता है शाहजहां को, जो अपने भाइयों को मरवा के अपने बाप को कैद करा के रूलर बनेगा। वहाँ की जो है गूगल, एप्पल, फेसबुक से भी बड़ी एक कंपनी। हमको ये एकदम कमजोरहीन भावना से देखते हैं कि इनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। 1947 में हमारे पास शायद ही कुछ था। गांधी जी का मेन क्रिटिसिज्म है, बहुत बड़ा बचा सकते थे शायद। पाकिस्तान का एक्रोनिम है, पाकिस्तान इज व्हाट? पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर इंडस और इस्लाम, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान। महाभारत रामायण क्या ये सच में हुए थे? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक, लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता था लूट लो। आ जाएंगे गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, वो इस कॉन्वर्सेशन के बाद प्रूव हो जाएगा कि नहीं। वेलकम टू हिस्ट्री सूत्रा, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री का मेरा मतलब द होल ऑफ हिस्ट्री, भारत का इतिहास, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न। बट हम इस कॉन्वर्सेशन में भूल जाएंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, किताबों में क्या लिखा है, बोरिंग टेक्स्ट बुक्स क्या कहती हैं। एक क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर के साथ बैठा हूँ। मेरे साथ रोहित सर हैं, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हिस्ट्री के, जो हिस्ट्री का शौक भी रखते हैं, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। जो पैशन होता है हिस्ट्री का, वो जब दिखता है ना तो उसमें इंटरेस्ट जागता है। तो हिस्ट्री को स्टैटिक लोग समझते हैं और लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है। वो इस कॉन्वर्सेशन के बाद प्रूव हो जाएगा कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्लियर है कि भाई आई एम क्यूरियस अबाउट इट। तो आई विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट सर। यस सर। मैं बच्चों को रिप्रेजेंट करूंगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछूंगा, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम पूरे हिस्ट्री का एक टूर ले लें इस कॉन्वर्सेशन में। बिल्कुल। हेलो एवरीवन। जैसा सर ने कहा, पहली चीज बोरिंग नहीं है। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग तो नहीं है सर। कुछ लोगों को डरावनी लगने लगती है, वो भी नहीं है। सच्चाई है कि सिंपल सब्जेक्ट है, कहानी की तरह ट्रीट करना है। और जैसा आपने कहा ना, टूर लेना है। मतलब सर, अगर कोई एक मूवी कोई देखता है ना, तो उसको 1 मिनट में बताना है, उसी चीज को थोड़ी और इलोंगेट करनी है 3 घंटे। तो वही चीज है हमारे साथ, वही करता है अभी हमें। बिल्कुल सर। तो सर, जहाँ तक टूर का सवाल है, तो कहानी का सवाल है। मैं अब कंप्लीटली आपकी तरफ अटेंशन दे के बैठा हूँ, और आप अज्यूम कर लीजिए कि मुझे कुछ हिस्ट्री नहीं आती। बिल्कुल। और मैं क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आया हूँ, और नाउ आई एम योर स्टूडेंट। कहाँ से स्टार्ट करें सर? सर देखिए, क्लासेस में जैसे भी शुरू करते हो, यहाँ पे हम लोग चूंकि टूर ले रहे हैं, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ठीक। और एंशिएंट हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो हमारे बुक्स है, एवरी जगह, हर जगह है, वो है स्टोन एज, जिसको पाषाण काल कहते हैं हिंदी में। और स्टोन एज बहुत सिंपल चैप्टर है, ज्यादा उसमें समझने वाली बातें नहीं है कि 3 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और एक तरह से इस तरह का है कि हंटर थे हम लोग तो कहीं से कुछ खाना खोज रहे थे, हंटिंग करते थे। एंड हंटर गैदरर स्टेज है। हंटर गैदरर स्टेज ये धीरे धीरे। कितने साल पहले की बात है सर? सर, अब अगर बोला जाए मेसोलिथिक तो 5 लाख साल हो गए। 5 लाख। पेलियोलिथिक जो है आपका, उसके बाद मेसोलिथिक और आगे जाएगा, और नियोलिथिक मान लेते हैं 10,000 साल पहले, 10-12 हजार साल पहले। तो अलग अलग स्टेजेस में है। तो यहाँ पर जो पेलियोलिथिक स्टेज से नियोलिथिक स्टेज है, वो हम लोग स्टोन एज में पढ़ते हैं। और इसमें बेसिकली ये है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, हम बदलते कैसे जा रहे हैं, और शुरुआत में किस तरह का स्टोन यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सर, बेसिक लेवल पे स्टोन एज में हमारे पास कोई मेटल के टूल्स नहीं है, हंटर गैदरर हैं, बिल्कुल स्लाइटली बेटर देन चिंपैंजीज। हाँ सर, है ना, वो अर्ली मैन। हाँ, अगर सबसे पहले जो इमेज दिखती है वो वही है कि हमारा माइंड भी डेवलप कर रहा है, हमारे सर का बनावट बदल रहा है, फायर वगैरह डिस्कवर हो गई है। हाँ, वो सब धीरे धीरे करना हमने शुरू कर बट दिया। सिविलाइजेशन सही कहा आपने, स्टोन है हमारे पास, स्टोन ही है, इसलिए और नाम है स्टोन एज। हाँ, और हंटर हैं, गैदरर हैं, मतलब एक जस्ट वन अनदर टाइप ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। एब्सोल्युटली। नॉट सिविलाइज्ड। अभी सिविलाइज्ड पूरी तरह से नहीं हुए हैं, होने के प्रोसेस में। अच्छा, तो सर सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानेंगे? सर, कहीं ना कहीं नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक के बीच से शुरू करेंगे इसको, कि हमने सिविलाइज होना शुरू कर दिया है। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारे लिए सबसे गोल्डन सिविलाइजेशन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आई पर्सनली फाइंड सबसे इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक। मतलब इतने एडवांस्ड हैं हम लोग उस वक्त, आज से मतलब 4-4.5 साल, 1000 पहले की बात अगर कर रहे हैं, बहुत एडवांस्ड है। उसके हर एक चीज की बात करेंगे, वी आर वे अहेड ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो स्टोन एज खत्म होती है, और वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ, बट एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम की एक सिविलाइजेशन थी। जी बिल्कुल। और वो बहुत मॉडर्न थे सर, बहुत ज्यादा।
और मॉडर्न की डेफिनेशन एक तो मैं जानना चाहूँगा, दूसरा इतना मिस्टीरियस क्यों है ये? सर पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि डिस्कवरी कब हुई? शायद 170 साल पहले पहली बार पता चला कि कोई ऐसा सिविलाइजेशन हो सकता है। थोड़े बहुत जो खुदाई हो रहे थे, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो जो आज का पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया का हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, उस एरियाज में, गुजरात ऑल्सो, उन एरियाज में ये डिस्कवरी होनी शुरू हुई और धीरे धीरे डिस्कवर हुआ। 1920 में जाके पहले बार एकदम हो गया कि नहीं भाई, एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। अब मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि आप सोचिए सर, हम लोगों को इसका जो भी नॉलेज है वो 100 साल का एक तरह से, तो एक बहुत कम नॉलेज ही है हमारे पास। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने इनके लैंग्वेज को डिसिफर नहीं किया है। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं पता है, हमने कुछ कुछ मिला है, हमें 200 400 500 स्क्रिप्ट्स मिले हैं, उन्होंने मोस्टली पिक्टोरियल अपने कुछ कुछ यूज किए हैं, लेकिन किसी ने इसको डिसिफर नहीं किया। जब डिसिफर नहीं होगा सर, तो मिस्टीरियस तो रहेगा, क्योंकि कल को कुछ और डिस्कवरी हो जाए तो कुछ नया नॉलेज और गैदर हो जाएगा, उसमें इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा चलिए, सपोज डिसाइफर नहीं हुआ, बट अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो 4-4.5 हज़ार साल पहले ये वही पीरियड है जब इजिप्ट में पिरामिड्स वगैरह बन रहे थे। बिल्कुल। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हाँ। टाइम की बात है। हाँ, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है ये। ठीक है, अर्लीस्ट। और सर इसको आप इतना मॉडर्न क्यों कहते हो? मॉडर्निटी की क्या डेफिनेशन है? सर मॉडर्निटी की डेफिनेशन मेरे हिसाब से, अगर आप उस वक्त देखें, जितना हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, उनके टाउन प्लानिंग को देखते हैं। टाउन प्लानिंग में किस तरह के बिल्डिंग्स हैं, जैसे सिटाडेल्स हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो समाज के प्रभुत्व वर्ग है, मजबूत लोग हैं, रिच लोग होंगे, वो रहते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ ग्रीनरीज दिखती है, द ग्रेट बाथ दिखता है। तो ये सब आपको जो बिल्डिंग है, इसके अलावा ये बिल्डिंग्स जो बनी गई हैं, या ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, प्लान्ड है, पूरी तरह प्लान्ड है। कहीं भी कोई अनप्लान्ड की बात नहीं हो रही है। तो अगर सड़क है तो वो 90 डिग्रीज पे कट कर रहे हैं। आपके जो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप्ड है, ड्रेनेज सिस्टम आज भी कई सारे टाउन्स में नहीं मिलता है आपको। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं सर, जहां पे हर कुछ मतलब लिंक करते हैं, अगर आज और उस समय से। दो सिटीज वे स्मार्ट सिटीज। अगर मोहनजोदारो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, उनके बिल्डिंग्स जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए, जिस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया, जिस तरह 90 डिग्री पे जिस तरह से हवा आने जाने का इंतजाम रखा गया, तो वो सब चीज दिखाता है कि मॉडर्न है। प्लस मॉडर्न क्यों और है? कनेक्शन है सर वर्ल्ड के साथ, मेसोपोटामिया के साथ कनेक्शन है, अच्छा, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को दिखा रहा है। इनके पास अगर आप देखें, हर वो कला थी जो आज के डेट में एक अच्छे समाज के लिए रिक्वायर्ड होती है। लिखना जानते थे, हम नहीं समझ पाए, वो तो जान रहे थे। मेजरमेंट का टूल्स था उनके पास, जो आज जो पहले था सर 16 60 120 वाला, जो 160 वाला, तो वो अलग था। हमारी तरह डेसिमल सिस्टम नहीं है, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो ये सब चीजें हैं। लोथल में जाइए तो डॉकयार्ड भी मिल जाता है आपको। तो इन सब चीजों के आधार पर मैं कहूंगा कि ये बहुत हद तक बिल्कुल ही मॉडर्न सोसाइटी थी, मॉडर्न सिविलाइजेशन था। बट ये एकदम से केव्स में पत्थरों के साथ रहने वाले लोग इतने मॉडर्न कैसे बन गए? आपने बताया वेंटिलेशन, सीवेज, आर्किटेक्चर, उसके अलावा सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो आपने कहा कि जो सोसाइटी के पावरफुल वो हैं स्ट्रेटा, वो अलग रहते थे, और वहाँ पर एक वो है सिटाडेल सा है कुछ, बड़े भाई बड़े लोग यहाँ रहेंगे। हाँ, तो मतलब इंसानों में स्टार्टिंग से ही ये फितरत थी, स्ट्रैटिफिकेशन आने लगा सर, स्ट्रेटिफिकेशन है। हो रहा है। हाँ, so this is the beginning of societal सोसाइटी, hierarchy. हाँ, बिकॉज सर चूंकि हमने डिसिफर नहीं किया, पता नहीं एग्जैक्टली कि कैसे था, बट ये सब जो मिला है हमें, जो भी सोर्सेज, उससे ये क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग तरीके के, और कुछ टाउन्स में तो 3 स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। सिटाडेल भी है, मिडिल भी है जहाँ पे हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स रहते हो, और नीचे में जिसमें हो सकता है वर्कर्स एंड जो भी समाज के निचला वर्ग हो, जो फार्मर्स एंड ऑल, वो रहते हो। तो ये सब है। ग्रेट बाथ्स एंड ऑल का भी मिलना, जहाँ पे हो सकता है ये लोग उस जिसको कहेंगे ना मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ का मिलना, दिखाता है कि रिलीजियसली भी ये लोग बहुत ज्यादा सुप्रीम थे, जो कि ये भी सुना है मैंने कि रिलीजियोसिटी इनकी अभी हमको क्लियर नहीं है, बट कुछ थी, ये बरियल करते थे। हाँ सर, देखिए टेम्पल नहीं मिला, सच्चाई है। अच्छा, ठीक है, टेम्पल नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं है। मंदिर कुछ नहीं मिला, मंदिर कहीं कुछ नहीं मिला। बट अगर आप इनके सील्स को देखें, तो इनके सील्स से हमको दिख जाता है जैसे पशुपति टाइप के एक सील दिखते हैं। तो पशुपति सील जैसे शिवाजी जैसे लगते हैं,
शिव जी शिव जी जैसे, तो इज देयर अ कनेक्शन जो कि एस्टेब्लिश हुआ है कि सिर्फ स्पेकुलेशन है ये? नहीं, कनेक्शंस बिल्कुल नहीं कह सकते, स्पेकुलेशन जरूर कर सकते हैं। मतलब हो सकता है सर मैं और आप, मैं बोलूं जी नहीं वो तो एकदम शिवजी जैसे दिखते हैं, और आप बोले कि नहीं दिखते, और हम दोनों सही हो सकते हैं। वो एकदम योगिक पोस्चर में बैठे हैं बिल्कुल। एकदम, है ना, शिव जी जैसे हैं, आसपास कुछ कुछ चीजें पड़ी हैं उनके, एनिमल्स भी दिख रहे हैं जो दिखते हैं आज के डेट पे, तो स्पेकुलेशन सही है। और कुछ नंद लोग- एक बुल भी दिखती है, सॉरी, बुल, हाँ बुल भी, नंदी नंदी नंदी, हाँ तो आज के डेट पे बोलते हैं, वैसा भी है। इसके अलावा सर जैसे मदर अर्थ को मदर गॉडेस के तौर पे ट्रीटमेंट जैसी बात करते हैं, हाँ। एम्ब्रियो दिखाया जा रहा है, प्लांट निकल रहा है, पीपल ट्री की पूजा की जा रही है। तो आप अगेन देखिए सर, पीपल ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री आज के डेट में भी, एंड मेनली बिकॉज कि वो नेचुरल वे में भी हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है, नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। तो वो भी वहां पे, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि अगर उनके हर चीज को देखा जाए ना, हर एस्पेक्ट से देखा जाए, तो दे शो ऑल द साइंस ऑफ अ वेरी एडवांस्ड मॉडर्न सोसाइटी। मतलब उनके पास इंटरनेट और मेटल्स नहीं थे, बट अगर उनको वो दे दो तो वो किसी से कम नहीं होंगे। सर इंटरनेट नहीं होने से ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि शायद हर कुछ खुद से कर रहे थे, किसी चीज पे आश्रित नहीं थे। हाँ मेटल ऑफ कोर्स अभी इनके पास ब्रोंज है, आयरन नहीं आया है, Iron. जो कि नेक्स्ट दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरह से चल रहा है, और समहाउ ये आपका कितना कितना बड़ा एरिया, मतलब कितने लोग रहे होंगे सिविलाइजेशन में? सर आई कैन नॉट एग्जैक्टली से क्या नंबर होगा, बट बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। वास्ट एरिया का ये अंदाजा लगाइए कि आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है, उनके पास तो 4-5 ही स्टेट है, तो पंजाब से लेके बलूचिस्तान सिंध तक इनका में दिख जाता है हमें। और अगर हम लोग इधर जाएं हमारे साइड, तो हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, ये सारा आपको पूरे एरिया में हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग स्टेज में टाउन्स दिखते हैं हमें। सर एक बात बताइए, हमारा जो इतिहास है, हम नॉर्मली जब हम हिंदू इतिहास की बात करते हैं, सीम्स टू स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक पीरियड, बिल्कुल। जो कि अभी किसी की कोई डिस्कशन ही नहीं है उसकी। तो क्या ये उसका प्रीकर्सर था, कि क्या ये बिल्कुल एक अलग चीज थी, और अगर ये अलग चीज थी तो ये कहाँ गई, वेयर इज इट डिसअपीयर्ड? नहीं सर, मतलब देखिए फिर ये बात वही थोड़े डिस्प्यूटेड है। हम्म। कुछ लोग मान सकते हैं कि ये प्रिकर्सर है वैदिक समाज का, कुछ लोग कहेंगे जी नहीं, इनमें लिंकेज नहीं है। ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अगर मैं एक सेकंड के लिए भूल जाता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और एकदम लेमैन हूँ, तो मेरे अंदर से एक आता है कि क्यों नहीं मानूं कि हिंदू समाज का ये है। थोड़ा बहुत वैदिक तो दिखता है, हर तरीके से दिखता है। किताबें लिख दी उन्होंने, आमिश ने, इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ। वही मैं बोल रहा हूँ हाँ। सर, अगर मैं एकदम लेमैन की तरह बोलूं, हिस्टोरियन की तरह नहीं बोलूं, तो मुझे दिखता है कि हाँ भाई इनमें लिंकेज है वैदिक समाज के साथ। रही बात कहाँ चले गए, तो सर कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स माइट बी, कि क्लाइमेट चेंज हुआ, क्योंकि आज ये सब जमीन जो थोड़ी पाकिस्तान साइड की उतनी उपजाऊ नहीं है, दैट अमाउंट दैट टाइम बड़ी उपजाऊ जमीन थी, लाइक शायद रेनफॉल का चेंज हुआ मेथड, इनका लिंकेज टूट गया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, या कोई डैम फट गया, बहुत सारी। सर मैंने सुना है ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि नोबडी इज श्योर अबाउट दैट, क्यों नहीं मान सकते। बट वही है कि अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि यही एक्चुअल रीजन था। बट लेकिन ये सारे जो भी फैक्टर्स आपने बोले या हमने बोले, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और इसके कारण ये जो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड आपका सोसाइटी था या सिविलाइजेशन था, ये धीरे धीरे हो गया खत्म। और धीरे धीरे हुआ सर, कि ये झटके से हुआ? नहीं, धीरे धीरे ही कहूंगा सर, धीरे धीरे इसलिए कहूंगा क्योंकि क्या है कि पहले जो बड़े टाउन जिनकी हम बात करते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पन, ये हड़प्पा, ये सब शायद खत्म हुए। फिर बाद में और भी टाउन्स थे जो कि थोड़े लेसर डेवलप थे, वो कुछ साल और रहे, कुछ 100 साल रहे, एंड देन दे गॉट डेसिमेटेड। तो ये धीरे धीरे ही कहेंगे, इट कैन नॉट बी अ वेरी सडन टोटल डेसिमेशन, लेकिन हाँ खत्म हो गए। और हम लोग तब इंटर कर जाते हैं अपने वैदिक और पोस्ट वैदिक वाले फेज, जो कि इसकी आपने चर्चा की कि शायद हमारा शायद असर है। पर सर एक ये भी तो डाउट है कि ये आर्यंस आए और आर्यंस ने इनको मार डाला सबको। सर अटैक्स की भी बात है, वॉर भी हुआ, बैटल भी हुआ। अगेन आई एम ओनली सेइंग कि ये सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं, और क्या सही है ये नोबडी एग्जैक्टली नोज। ओके। बट हाँ, इसको भी एक थ्योरी क्यों नहीं मान सकते कि बाहरी लोगों ने अटैक किया, इन दिस केस द आर्यंस, और जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे यहाँ के, उनको खत्म कर दिया गया, उनको डिफीट कर दिया गया, एंड दे वर रिमूव फ्रॉम दिस एरिया, और ये नए लोग जो हैं यहाँ आकर सेटल कर जाते हैं। ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है। तो देयर इज अ डिक्लाइन,
और एकदम से ये सिविलाइजेशन इतनी मॉडर्न थी, गायब ही हो जाती है बिल्कुल हाँ, मिस्टीरियसली। हाँ, ये खत्म हो गई, इसका अब कोई हमें रेमिनेंस नहीं दिखता है अब एकदम बिल्कुल। क्योंकि क्या है सर कि हम लोग जो बहुत मेजर चीज बोलते हैं कि हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन एक सिटी वाली बात हमने कही, वहीं पे वैदिक जो है वो विलेज टाइप का है। यहाँ पे लेटर में जनपद डेवलप होंगे जो बाद में महाजनपद के तौर पे आएंगे। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का इन लोगों का स्ट्रक्चर है। सो इट्स लाइक अ डाउनग्रेड इन मॉडर्निटी टू सम एक्सटेंट इन टाउन प्लानिंग एंड ऑल, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट देन वही है ना सर कि जैसे रिलीजन एंड ऑल के फॉर्म में शायद अपग्रेड हुआ। आर्किटेक्चर तो बिल्कुल गया नीचे ही गया, नीचे गया बिल्कुल। टाउन प्लानिंग नीचे गई, अर्बन से रूरल हो गया, अर्बन से रूरल। सर यही फिर यही है ना, हाँ। सोच वाली बात है। ये जरूरी थोड़ी है कि अर्बन ओनली हैज टू बी द बेटर, बट हाँ कुछ लोग कह सकते हैं, गलत भी नहीं। ये चलो डिफरेंट हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। ठीक है, तो अर्बन से अब हम लोग रूरल की तरफ चले गए, जो कि है आपका वैदिक एरा। ठीक है। तो सर किस दौर के आसपास आर्यंस आए और ये वैदिक एरा की स्टार्ट हुई? सर यही देखिए, इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते कि इसी वक्त हुआ। लेकिन 1500 बीसी के अराउंड में मान के चलते हैं कि आपका ऋग्वेद वाला जो एरा है ये शुरू हो जाता है। ये आर्यंस हमारे, फिर यहाँ पे भी सवाल उठता है ये कहाँ से आए। अलग अलग थ्योरीज हैं, बट मोस्टली सब लोग मानते हैं कि चलिए भाई सेंट्रल एशिया से ये आर्यंस आए। जो यहाँ के लोग थे जिनको दास या दस्यूज ये लोग कहते थे, उनको इन्होंने मारा या हरा दिया, और अब आर्यंस इन जगहों पर ये सेटल करने लगे हैं। एक बहुत बड़ी चीज ये लेकर आए, वो है घोड़ा। क्योंकि सर ये यूपीएससी भी पूछ चुकी है। यूपीएससी ने पहले पूछा है कि भाई, और यूपीएससी के आंसर के हिसाब से जाता हूं एक सेकंड के लिए, तो यूपीएससी ने कहा है कि हड़प्पा वाले लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। उन्होंने कई सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, एलिफेंट तक को किया, उनको राइनोसरस के बारे में पता था, कुत्ते बिल्ली सब उनको पता थे, बुल एंड ऑल, बट उनको ये नहीं पता था हॉर्सेस के बारे में। ये एकदम यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे। और अब आ गए आपके आर्यंस जो कि घोड़ों के साथ आए हैं, एंड दे आर टैक्टिकली बेटर, दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया और अब यहाँ पे वो रहने लगे। लेकिन आर्यंस के साथ भी है कि सर शायद उनको भी बहुत चीजें नहीं पता थी। तो हम लोग बात करें 3500 साल पहले, तो जो भी चीज वो नहीं समझ पाते हैं तो उसको वो लिंक कर देते थे अपने भगवान के तौर पे। अब जैसे सर इंद्र को वहाँ का मेजर गॉड उस समय का माना जाता है, तो वो वर्षा पे उनकी कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने माना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। फायर ऑल्टर की भी बात होती है आगे, तो फायर को, अग्नि को भी बहुत इंपॉर्टेंट गॉड के तौर पे यहाँ पे ये ट्रीट करना शुरू करते हैं। सिमिलरली वरुण है, मारुत हैं, बाद में और भी कई सारी थोड़ी फीमेल, उषा और अदिति नाम से भी कुछ आपकी फीमेल गॉडेसेस की भी बात होती है। तो सर ये आर्यंस और ये अर्ली वैदिक पीरियड, इज दिस द स्टार्ट ऑफ हिंदुइज्म? सर फिर से हमने पहले ही बोला कि इज हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन अ प्रिकर्सर। अगर हटा दे तो हाँ, यहाँ से एक तरह से बोल सकते हैं कि हिंदुइज्म की शुरुआत हो गई। ये ऋग्वेद जो हमारे पास आया, जो श्रुति एंड ये जो सब कहते हैं हम लोग स्मृति के हिसाब से, तो ये ऋग्वेद उस दौर में है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। बाद में 3 और वेद आए आपके, अथर्ववेद, यजुर्वेद हैं। लेकिन ऋग्वेद, इसलिए बाकी सब लेटर वैदिक एरा में आ जाएंगे, ऋग्वेदिक एरा सबसे पहले आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे सर अभी हमने, जैसे मैं आज छठ पूजा मना रहा था, तो सूर्य की महत्व उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, अभी भी बहुत ज्यादा महत्व है। नॉट ओनली दिस, अब इस आपके वैदिक एरा में स्वास्तिक साइन, जिसको हम लोग तो अपने लिए बहुत ही रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बाद में हिटलर ने उसको निगेटिवली पॉपुलराइज, स्वास्तिका को। तो ये सब भी है, आपको ग्लोबल स्टेज पे भी दिखता है कि यहाँ के जो आई वुड से दीज साइंस हैव बीन यूज्ड, बाकी लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ठीक। तो इसमें यही है कि सर वैदिक एरा में हमारे ये सब डेवलप होने शुरू होते हैं, और ये बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट 1000 साल तक ये वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा चलता है, जिसमें इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन भी था, वैदिक और लेटर वैदिक एरा में चेंजेस क्या हैं, उस पर पूछा गया। तो बाद में चलकर सर चेंजेस क्या होते हैं कि थोड़ा हम लोगों को डिग्रेडेशन दिखता है कुछ चीजों में। डिग्रेडेशन जैसे लेटर वैदिक में सर वुमेन की स्थिति जो है थोड़ी कमजोर दिखने लगती है। सिमिलरली वर्णा सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बाद में सोसाइटी जो है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाती है, और लास्ट में शूद्राओं की भी बात होती है। तो आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। और अर्ली वैदिक पीरियड में ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन है लेकिन शूद्र की बात नहीं हुई है। और मोस्टली इट्स लाइक कि जो जो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको स्ट्रैटिफिकेशन दिया जा रहा है। बट धीरे धीरे इस सोसाइटी में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो रहा है,
ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हो रहा है, जो कि लास्ट तक आते रिचुअलिस्टिक हो गया, बहुत ज्यादा रिचुअल्स बहुत हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता था सर कि ये जो रिचुअल्स हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ की बात होती है, भाई जहां जहां मेरा घोड़ा चला गया वो एरिया मेरा हो गया, और कई बार सैक्रिफाइसेस की भी बात होती है। तो यही सब कारण है जिसके खिलाफ एक तरीके से रिवोल्ट है, जो कि बाकी नए रिलीजन्स बनने आने वाले हैं, विच इज योर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक कितने पीरियड पे चला है? 1500 साल, 500? 1500 से मान के चलते हैं कि 500-600 बीसी तक का ये पीरियड इन लोगों का हो गया, 1000 साल का, 1000 साल, 1000 साल का। ठीक है। और अब इनके रिएक्शन में जो मैंने कहा कि ये 500 या 600 बीसी के अराउंड में, क्योंकि अगेन नाइदर वी कैन कंफर्म द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महावीरा, भगवान महावीर की, नाइदर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई भगवान बुद्ध का क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो इस पीरियड में वर देयर सिटीज, वर देयर वेरी बिग किंग्स, वर देयर किंगडम्स? सर जनपद डेवलप हो रहे हैं, जो बाद में चलकर जब हम लोग भगवान बुद्ध और हम लोग महावीर जी की बात करते हैं, तो ये जनपद महाजनपद बन जाएंगे, जो बड़े टाउन्स जिसको कहते हैं, जैसे मगध, आपका अंग, कोसल, ये सब बड़े बड़े टाउन डेवलप होंगे। इस वक्त जनपद मतलब जन मतलब हम और आप लोग, और पद मतलब जहां हमने रख दिया अपना फुट। तो धीरे धीरे एक समाज में छोटे छोटे अगर विलेजेस जैसे आकार के ग्राम बनना शुरू कर दे रहे हैं, जो बाद में बड़े हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर दिस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और रही बात गॉड, आपके किंग्स एंड ऑल, कुछ कुछ नाम है, जैसे दशरथ का नाम आता है। सर एक बात बताइए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, महाभारत रामायण, हाँ, क्या ये सच में हुए थे? दैट्स वन, फ्रॉम अ हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 2, ये क्या इसी टाइम हुए थे? क्या ये हुए भी थे? सर 2-3 चीजें आपने पूछ दी, एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज, अगर हुए तो जो कहानी लिखी गई है वो इसी एरा के अराउंड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सर, गाय जो आपका बहुत उस समय का, दैट इज द बिगेस्ट व्हाट डू यू कॉल मॉनेटरी थिंग, यस, पैसे के लिए गाय। तो आप अगर देखेंगे महाभारत में, अगर महाभारत के लिए एक समय एग्जाम्पल देते हैं, तो पांडव दूसरे के गायों को अपने साथ लेके आ जा रहे हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ मनी एंड ऑल। हिस्ट्री के हिसाब से ये काफी बाद में लिखे गए, जो लोग कहते हैं कि ये बाद में लिखा गया, लेकिन अगर लिखा गया ये, तो इसी दौर के बारे में लिखा गया। हो सकता है 500-700 साल जब गुप्ता एरा के बारे में हम लोग आएंगे, तो वहां पे महाभारत और रामायण को लिखा गया। तो बट ये स्टोरी रच दी गई और ये बताई जा रही थी, इट वाज प्रोपगेटिंग। सर फिर मैं ये बोलता हूँ, ये तो हिस्टोरियन का व्यू है सर। ये तो हिस्ट्री वाले, आप हिस्टोरियन हो, आप बोल सकते हो कि भाई जी नहीं, ये तो एकदम काल्पनिक कहानी है। भाई कल्पना क्यों है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का भगवान, अगर कृष्ण की बात की जाए, भगवान कृष्ण के पास कई सारी अलौकिक शक्तियों के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ लोग इसको डिस्प्यूट कह सकते हैं, या द्रौपदी वाली कहानी की बात कह दी जाए। तो जो हमारा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है राम सेतु वाला, हाँ, अगर हुआ था जेन्युइनली तो इसी टाइम पे हुआ होगा, कुछ ऐसा ही कहा जाए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वॉर और अ बैटल जो कि नॉर्थ इंडिया से लेकर श्रीलंका तक है, आर्मी मार्च करके अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जा रहे हैं। श्रीलंका तक जा अगर रहे हैं। हुआ है तो ये मतलब सर, कई लोग तो कहते हैं और पुरानी होंगी, हाँ, लेकिन अगर सबसे कम भी माना जाए, अगर हुआ है तो ये इसी टाइम का, मतलब मान लेते हैं अगर 2000 पे भी है, तो ये 2500 से 3000 साल पुरानी बात होगी मिनिमम। कहने वाले, जो मानने वाले हैं, तो बोलते हैं और भी पुरानी बात है, युगों की बात है, त्रेता और ये सब द्वापर युग की बात होती है। लेकिन अगर मिनिमम माने और सच में माने कि क्योंकि ये सर आस्था का विषय है, जिनकी आस्था है उनके लिए बिल्कुल सही बात है कि महाभारत और रामायण हुए थे, भगवान राम आए थे, कृष्ण भगवान आए थे। और ये भी सुना है कि दे हैड न्यूक्लियर वेपन्स, ब्रह्मास्त्र। सर देखिए, जिन्होंने भी इनकी रचना की, दे वे वे अहेड ऑफ द टाइम्स। उन्होंने जो सोचा, अगर ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो ब्रह्म अस्त्र, उसकी बात यही है जिस न भी महाभारत में दिखाया गया कि भाई इसका इस्तेमाल बेमतलब मत करो, ये विश्व को खत्म करने के लिए। और आज की सच्चाई यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर इक्विवेलेंट, उसी के बराबर है। तो बिल्कुल अगर बोला जाए तो उन्होंने कल्पना की है, और सही कल्पना की है, एकदम सही बात इसके बारे में बताई है। तो इसको मान सकते हैं कि हाँ, उनको शायद न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता था। बिल्कुल, Really? एब्सोल्युटली। सी आई टेल यू सर, महाभारत मेरे हिसाब से, And I've heard about Vimanas, flying objects. They had विमान की बात होती है सर,
बिल्कुल क्या ये यू थिंक इट्स ट्रू? सर अगेन, अगर एज अ आई वुड से एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन दिस रिलीजन, व्हाई नॉट? इट्स देयर, इट्स नॉट कि नहीं लिखा गया है, लिखा गया है, पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स हैं। देयर आर इमेजेस। अब मैं मानता हूं सर, मैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करता जो नहीं मानते हैं इसको, हम्म लेकिन मैं अगर मानता हूं तो आप भी मुझे क्रिटिसाइज ना करें। हम्म ठीक है भाई, पुष्पक विमान होगा, क्योंकि सर कुछ हो, इमेजिनेशन तो थी ना। हम्म अगर कुछ नहीं भी है तो इमेजिनेशन थी कि भाई ऐसा कुछ होगा। हम्म एंड अगेन आई विल से सर, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से महाभारत से बेहतरीन किताब एपिक है ही नहीं कुछ। बहुत सारे एपिक्स हैं अलग अलग जगहों पर, रामायण बहुत पूजनीय है, पर मुझे महाभारत बहुत अपीलिंग लगता है। जितनी बार समझो, जितनी बार देखो, उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दैट्स द थिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना है कि सर ये लोग वेस्टवर्ड्स मूव कर रहे हैं, मतलब सॉरी ईस्टवर्ड, मतलब बिहार के साइड मूव कर रहे हैं, और इसका एक कारण है आयरन की डिस्कवरी। ये चीज हम लोगों को बता देनी चाहिए कि आयरन आ गया है, और आयरन के कारण ये जो पहले के लैंड थे जिसपे आपके बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो इन जंगलों को काटा गया, तभी तो वहां पे सेटलमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली, क्योंकि ताकि अगले में हम लोग पार्ट में जा पाए, तो ये धीरे धीरे हमारे लोग ईस्ट के साइड मूव करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। और अब लेटर वैदिक में आते आते सोसाइटी की डिटेरियोरेशन हो रही है, या एटलीस्ट एक डिससेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल जिसके रिएक्शन की वजह से कुछ नए रिलीजन्स। सर देखिए, हुआ क्या, जैसे मैंने भी कहा ना सर, मान लीजिए जंगल खाली कर दिया आपने, अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, अब जंगल में आपको उगाना है कुछ। अब उगाने के लिए आपके पास आयरन तो है, साथ में आपको एनिमल भी चाहिए, भाई बुल चाहिए जो आपके खेत में काम करे। यस। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कहा, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, कि भाई इनकी बलि दे दो, तो भाई ये तो रिएक्शन होगा, फिर हम काम कैसे करेंगे? दूसरी चीज आप मानिए कि सर, जो हमने कहा ना स्ट्रैटिफिकेशन हो रखा है, 4 वर्गों में डिवाइड कर लिया। ब्राह्मण सबसे जिसको कहते हैं प्रिविलेज्ड है, शायद टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। क्षत्रियों की भी स्थिति अच्छी है, लेकिन ब्राह्मणों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है। और वैश्याज जो आपकी थर्ड है, उनके पास भी पैसा आ गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, समाज में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है, उनके पास भी मनी है, कॉइन्स इशू हो रहे हैं, लेकिन इज्जत थोड़ी कम है, क्योंकि वो सारे चीज तो ब्राह्मणों के पास है। तो इन लोगों ने एक रिएक्शन के तौर पे, ये जो नए रिलीजन हैं जिनको हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के तौर पे मान रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं इसको, क्योंकि दोनों के फाउंडर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये क्षत्रिय क्लैन से आते हैं, और देवर प्रिंसेस। देव प्रिंसेस, ये दोनों क्षत्रिय क्लैन से आ रहे हैं, प्रिंसेस हैं। और इन लोगों को पूरा सपोर्ट मिला आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि उसको भी चाहिए था ये इज्जत। राइट। और आप सर एक चीज और देखिए ना सर, इन दोनों रिलीजन्स की एक मेजर बात क्या है, ये दोनों बोलते हैं नॉन वायलेंस, लड़ेंगे नहीं। लड़िएगा नहीं तब तो बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा। बिजनेस बढ़ रहा है, लड़ाई मत करिए। भाई बिजनेस कम्युनिटी को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किसको दिया? जैन्स को, बुद्ध भगवान मतलब भगवान बुद्ध को दिया, और उनको पूरा सपोर्ट मिला। एंड दैट्स व्हाई इन दिस एरिया, जो कि भगवान बुद्ध, सर मैं बिहार से आता हूं, तो हमारे बगल में ही वैशाली है, वहां से आपके भगवान महावीर आ गए। और थोड़े ऊपर चले जाइए आपके कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास, जो कि नेपाल के तराई वाले इलाके, वहां से आपको भगवान बुद्ध आ गए। और इन दोनों लोगों की जो कार्य है करने का जो एरिया है, वो मेनली इसी एरिया में है, आपके बिहार, यूपी, इन सब एरियाज में ये लोग उस वक्त एक्टिव है। ठीक है। तो ये किस दौरान की बात है? ये 500 BC के अराउंड की बात हम लोग कर रहे हैं कि ये दोनों आपके आ गए। इसमें भी आप बुक्स में जाएंगे, थोड़े बहुत अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मोस्ट प्रोबेबली 550 से लेकर 470-480 BC के अराउंड में ये दोनों लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो एकदम मोटा मोटी ऐसा ही है। ठीक है। थोड़े हैं, इसमें भी कुछ लोगों ने लिख रखा है, आपके आर एस शर्मा एंड ऑल में, कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग और पहले के हैं, लेकिन जिन टाउन्स की बात हो रही है ना, वो टाउन्स उस वक्त होंगे नहीं। जिन जगहों पे ये लोग गए हैं वो टाउन्स ही बने बाद में, तो इसलिए आर एस शर्मा एंड ऑल का कहना है कि थोड़े बाद में ही आए हैं। और वैसे भी खत्म हो रहा है आपका लेटर वैदिक फेज, और तब ये लोग आ रहे हैं। तो यूरोप में रोमन एम्पायर चल रहा है, और उसी दौरान यहाँ पर हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म हिंदुइज्म के एक रिस्पॉन्स के तौर पे उभर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर देखिए, वही है कि इसके बाद क्या है कि इन लोगों ने जो अपना पढ़ाया है ना, तो एकदम बड़ी से टॉपिक है, उसमें नहीं जा रहे हैं फिलॉसफी में। लेकिन इनके बाद यहाँ पे ईस्ट में कुछ आपके जो जनपद हमने कहे थे, वो जनपद बड़े टाउन्स के तौर पे डेवलप होते हैं। 16 महाजनपदों की बात है। वो 16 महाजनपद आपके अंत में आकर आ जाएंगे मेजर एक डायनेस्टी, जो कि है मौर्याज, सॉरी मगध। अभी पहले हम मगध एम्पायर कहते हैं, और मगध एम्पायर में आपके 4 डायनेस्टी आते हैं। एक हरनेका डायनेस्टी है,
एक शिशुपाल की डायनेस्टी है, एक नंदास की डायनेस्टी है, और चौथी है मौर्यास की। तो when we say dynasty, we are talking about a set of ruling families. बिल्कुल सर, 2-4 रूलर, 5 रूलर होंगे। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर नंदा की एक सेकंड बात करेंगे। सर नंदास लमसम 326 बीसी उस वक्त ये रूल कर रहे हैं मगध के एरिया में। इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त अटैक होता है आपके अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर से पहले ईरानियंस ने भी अटैक किया, डैरियस नाम का एक उनका राजा है, उसकी बात हम लोग उतना नहीं करते, लेकिन अलेक्जेंडर तो भाई वेस्ट के हिसाब से तो ग्रेट है। तो सर ये ग्रेट वाले पे नहीं जाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये ग्रेट है। और ये यहाँ आते हैं, हमारे कुछ राजाओं से लड़ते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोरस है, उनको हरा भी देते हैं। कहा भी जाती कहानी कुछ इस तरह है कि पोरस शायद जीत रहे थे, लेकिन अंत में उनके हाथियों ने थोड़ी उल्टा गेम खेल दिया तो ये हार गए। लेकिन अलेक्जेंडर के फोर्सेस जो है इसके बाद थक चुके थे, क्योंकि वो बहुत जगह से लड़ते हुए आए थे, और अलेक्जेंडर की तो इच्छा थी कि बहुत आगे तक जाएं। हिंदू कुश पार किया था। बिल्कुल सर। लेकिन उसको पता चला कि भाई इंडस के उस पार भाई नंदा नाम की बहुत बड़ी डायनेस्टी है, और वो उसको शायद हरा नहीं पाए, और इसलिए अलेक्जेंडर यहाँ से वापस रुख मोड़ लेता है और रास्ते में ही वो मर जाता है। तो उसकी एक छोटी सी कहानी है, और जस्ट एक सेकंड स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी ने आज तक इस पे कोई सवाल ही नहीं पूछा, तो हो सकता है कभी पूछ दे। लेकिन यहाँ पे 326 बीसी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हैं एक नई डायनेस्टी मगध की, जिसका नाम है मौर्य, जिसके सबसे पहले राजा है, महान राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके तीसरे राजा हैं जो हमारे लिए आज के दौर में एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत जगहों पर, दैट इज अशोका, जो अशोक दी ग्रेट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। बिल्कुल। ओके। इनके पिता का नाम हो गया बिंदुसार, बिंदुसार। तो उनके बारे में उतनी बात नहीं करते, लेकिन अशोका जो है सर, सबसे पहली इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात यह कि इन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी। अब सर वही लेजेंड्स हैं, स्टोरी एग्जैक्टली सबको पता नहीं। एक लेजेंड कहता है इन्होंने 99 भाइयों को मारकर ये राजा बने एंड ऑल दैट, तो वो तो अतिशयोक्ति भी हो सकती है दिखाने के लिए कि देखो भाई एक बार कितना वायलेंट आदमी था, बाद में एक बार बुद्धिज्म के प्रभाव में आया तो देखो कितना नॉन वायलेंट हो गया। तो वॉट एवर बी द केस, लेकिन इन्होंने कलिंगा की लड़ाई जीती है, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ चेंज ऑफ हिज हार्ट। इनको लगता है कि भाई ये वायलेंस से काम नहीं चलेगा, वायलेंस हम लोगों को छोड़ना चाहिए, एंड ही नाउ स्टार्ट्स ट्रीटिंग, मतलब अपने लोगों को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से किस तरह रूल करना चाहिए। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है जिसमें दिखाया गया है कि इनके प्रभाव में आकर जो हंटर्स थे या जो मछली मारने वाले लोग थे, वो लोग वायलेंस छोड़ दे रहे हैं, वो लोग अब आ जा रहे हैं आपके नॉन वायलेंस वाले पाथ पे, एग्रीकल्चर एंड ऑल करना शुरू कर रहे हैं। ऑल ओवर कंट्री इन्होंने अपने एडिक्ट्स लगाए, अलग अलग लैंग्वेजेस में लगाया, क्या एक्सपेक्टेड है प्रजा से, प्रजा को क्या राजा से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें बताई, अपने एम्बेसडर्स भेजे बाहर के कंट्रीज। मतलब सर इन वन वर्ड, गुड गवर्नेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है अशोका का सेकेंड हाफ आफ्टर द कलिंगा वॉर। उन्होंने जिस तरह से दिखाया और अपने लोगों को कि उन लोगों की भलाई के लिए जो काम किया, जो उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जेम्स प्रिंसेप ने उनके इंस्क्रिप्शन को बाद में डिसिफर किया था। तो यही मैं बोल रहा हूं सर, शुरू में जो हमने बात की ना मिस्ट्री, अब अशोका के बारे में मिस्ट्री नहीं है, अशोक स्टैब्लिश्ड ग्रेट है, क्योंकि अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इलैबोरेट। और सर आप खुद सोचो ना, उस समय के लिए इट्स द बिगेस्ट एम्पायर इन इंडिया, पूरा साउथ टच कर गया है, नॉर्थ भी पूरा इनके पास है, आज का वर्चुअली अफगानिस्तान एंड ऑल भी पूरा इधर है। सो इफ आई से इन वन वर्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से अशोका के अंडर में है। और उस वक्त सर जब कोई कम्युनिकेशन नहीं, आप इंटरनेट की बात हमने की, इंटरनेट नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। ही वॉज अ ग्रेट रूलर। इस तरह से भी पता चलता है बिकॉज वेरी सून इनके मरने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन या इनका पूरा एम्पायर बहुत जल्दी डिसिमेट हो गया, खत्म हो गया। तो दैट ऑल शोज कि ही वॉज अ ग्रेट रूलर, अच्छे ढंग से शासन किया, शासन करने आता था। सो दैट शोज हिज ग्रेटनेस। ओके, सो अशोक डाइड। हाँ सर। एंड देन 230 की सर विद इन डिकेड्स इनका एम्पायर जो है खत्म हो जा रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि आपके अलग अलग एम्पायर्स बनते हैं, छोटे छोटे, तो आपके ईस्ट में कुछ बनते हैं, नॉर्थ वेस्ट से कुछ लोग आ रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पे हम पे अटैक्स होते हैं। तो अटैक्स होता है यहाँ पे इंडो ग्रीक्स का, पार्थियंस का, जैसे पहले इंडो ग्रीक्स, फिर शाकाज, फिर पार्थियंस और फाइनली कुशान्स। तो ये 4 अलग अलग डायनेस्टीज के लोग एक एक करके अटैक करते हैं। और इसमें शाका जो है जो आपके कुशान्स हैं, जिसके सबसे बड़े महान रूलर कनिष्क को
के तौर पे देखा जाता है। कनिष्क के वक्त हमारे यहाँ बहुत चेंजेस आते हैं। कनिष्क का जो दौर है वो हमारे यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे डेवलप होता है। कनिष्क के वक्त आपका पैट्रोनेज फिर से बुद्धिज्म को मिलता है। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं और ये भी आई वुड से दो महान, अभी हम लोग मौर्याज में थे सर, बाद में हम लोग गुप्ताज में जाएंगे। तो मौर्य और गुप्ता जो दो बड़े साम्राज्य हैं उनके बीच का जो टाइम है ये लोग भर रहे हैं। ये कनिष्क इज अ फॉरेन रूलर। दीज ऑल आर फॉरेन रूलर। कहाँ से आए थे कनिष्क? सो सेंट्रल एशिया से सब लोग आ रहे हैं, बट यहाँ आकर अनलाइक द प्रीवियस वंस अभी तक जो आए थे कोई यहाँ सेटल नहीं हो रहा था। अलेक्जेंडर ने अपने एम्बेसडर को रखा, सिक्वियस को रखा, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के मैट्रिमोनियल संबंध होते हैं। एक खुद तो रुका नहीं ना, वो खुद जा रहा था वापस। ईरानियन अटैकर्स भी यहाँ नहीं रुकते, बट ये लोग जो हैं ये लोग यहाँ रुकते हैं। तो जैसे इंडो ग्रीक्स में हम लोग मिलिंद की बात करते हैं कि वो नागसेन के साथ उनका जो कन्वर्सेशन है, पॉडकास्ट ही कहिए, वो उनका पॉडकास्ट है सर, मिलिंद पन्ना। तो वो पॉडकास्ट उस वक्त के लिए हिसाब से था कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक आदमी जवाब दिए जा रहा है। तो ये लोग यहाँ पे रुक गए, ये लोग बस गए और यहाँ के जो कहते हैं ना सर एक्सचेंज ऑफ, वो अपने साथ जो कल्चर लेकर आए, इंटीग्रेट हो गए। तो ये लोग सब यहाँ पर बसने लगे और धीरे धीरे हमारे यहाँ ये जो बुद्धिज्म को है बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला है। ये बहुत मजबूती से यहाँ पे उभर के आ चुका है। लेकिन सर अब यहीं पे क्या होता है कि जो खराबियां शायद आपके ब्राह्मणिज्म में था, जिसके रिएक्शन के तौर पे बुद्धिज्म डेवलप हुआ इतने कुछ सालों में, क्योंकि हमने देखा अशोक एंड ऑल के वक्त आपने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, अब वो कुछ कुरीतियां आपको दिखने लगती हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म भी अपने जड़ों से मूव करने लगा, क्योंकि इनके एक्सपेंशन के पीछे एक कारण था कि इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया। अब ये भी बोलते हैं हम संस्कृत बोलेंगे। अच्छा, इनके भी जो संघ में कुछ गलत चीजें आने लगी। और ब्राह्मणों ने इतने सालों में क्या किया, उन्होंने अपनी जो गलतियां थी, जो भी उनके खिलाफ जो बातें थी, उसको सुधारने की कोशिश की। और दैट्स व्हाई अगेन वी सी अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म इन इंडिया अंडर द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ताज के वक्त हमको एक रिवाइवल देखने को मिलता है इनके बारे में। तो ब्राह्मणिज्म बेसिकली हिंदुइज्म। बिल्कुल सर, भगवतिज्म, ब्राह्मणिज्म, ये सब जो है ये हिंदुइज्म कहिए। अच्छा, ठीक है। ये स्टार्ट होता है किस दौरान? सर ये गुप्ताज का एरा है आपका 3rd सेंचुरी एडी। इस वक्त आपके यहाँ पर वापस से ये शुरू होने लगे। अच्छा, तो श्रीगुप्ता नाम के इनके फर्स्ट रूलर है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग चंद्रगुप्त को मानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एरा। ठीक है। तो 326 बीसी अलेक्जेंडर के इन्वेजन, उसके 500-600 साल के बाद आपका गुप्ता एरा। हाँ, और इसी दौरान में यूरोप में या मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियनिटी का राइज हो चुका है, उनका राइज हो रहा है। ठीक है। एनो डोमिनी जो एडी में हम लोग एडी में आ गए, एडी में आ गए, ठीक है, ओके। सर यहाँ पर गुप्ता एरा जो हम लोग बोलते हैं सर कि एक मौर्य की बात की, अभी जैसे अगर मैं कुछ देर से हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमने आईवीसी को बहुत महान माना है, हमने मौर्याज में आपके अशोका को महान माना, गुप्ता एरा को भी हमारे हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तौर पे ट्रीट करते हैं। सर इसका कारण यह है कि इस दौर में जितना काम आपके आर्किटेक्चर में हुआ, लिटरेचर में हुआ, या इवन इन दी आई वुड से कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज कई लोग कहते हैं कि गुप्ताज का ओरिजिन जो है वो वैश्याज है, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम क्षत्रिय क्लैन। कुछ लोग बोलते हैं श्री गुप्ता जो है वैश्याज थे और इन्होंने उनको बहुत प्रमोट किया, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है इस वक्त और ये गोल्डन एरा है। हाँ, इसमें एक चीज यहीं पे जोड़ देता हूँ, कई हिस्टोरियंस का अब ये भी कहना है कि भाई आपसे पैसा मत देखो, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मत देखो, आपसे बिल्डिंग मत देखो, बुक्स मत देखो, नवरत्ना इनके भी चंद्रगुप्त II के वक्त है, मत इनको मत देखो, ये भी देखो कि भाई औरतों की स्थिति या शूद्रों की स्थिति क्या है। जैसे सर औरतों में हमने देखा है कि वैदिक एरा में शादी तब लड़कियों की 16-17 साल की उम्र में होती थी, अब यहाँ चाइल्ड मैरिज दिखने लगा है। अच्छा, पहले विडो रीमैरिज, गुप्ता पीरियड में पहले विडो रीमैरिज होते थे, अब यहाँ पे बंद हो गए हैं। ओके, तो ये सब जो है ना, और खासकर जो ऊपरी जो आपका वर्ग है ना सर, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से अपने फैमिली या अपने पतियों पर उन पे आश्रित होते जा रही हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी पूरी तरह से होते जा रही है। तो कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि आप मेटेरियलिस्टिकली देखो तो दिस इज एब्सोल्युटली द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर पे देखते हैं तो इट इज नॉट दैट आई वुड से द ग्रेटेस्ट टाइम और दी टाइम्स। तो यहाँ पे सर आपके समुद्रगुप्त भी हैं। यहाँ पे एक चीज वो बोलूंगा सर, समुद्रगुप्त को कुछ लोगों ने कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया,
मैं क्लास में बोलता हूँ इस चीज को कि भाई किस बात के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया? अगर बोलना है नेपोलियन को कहिए समुद्रगुप्त, नेपोलियन बाद में आया, समुद्रगुप्त पहले से है, उन्होंने उस दौर पे हर कुछ जीता, बहुत ज्यादा वे डेवलप्ड है। बट वही है कि सर फिर से फॉरेन अटैक्स होते हैं, हुनास का अटैक होता है और इनके चंद्र के बाद कुमारगुप्त के बाद जो उनके बाकी सक्सेसर्स हैं वो झेल नहीं पाते, एंड ये जो डायनेस्टी है आपकी ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर गुप्ता डायनेस्टी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे आखिरी जो एंशिएंट में हम लोग हर्षवर्धन की बात करते हैं, हर्षा, जिसको लोगों ने कहा कि लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर, जबकि उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा मदद की है उस एरा में। ये अराउंड 600 समथिंग एडी की बात कर रहा हूँ सर, 606 से 647 एडी में आपके हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धना के वक्त क्या है कि फिर से इन्होंने हिंदुज्म को भी प्रमोट किया और ज्यादा प्रमोशन आपके बुद्धिज्म को किया। लेकिन 647 में इनके मरने के बाद नॉर्थ में एक बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। रही बात साउथ की, एक लाइन यहाँ पे हम लोग साउथ में से पांड्या, चेरा और चोलास की बात करते हैं, और उससे पहले सतवाहन्स की बात करते हैं। सतवाहनाज में हम लोग से संगम टेक्स्ट एंड ऑल की भी बात करते हैं, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही हेविली इंस्पायर करता है सर। मतलब सर इनफैक्ट आप अगर हम लोग कभी एनालिसिस भी करेंगे, हम लोग आगे और भी बहुत इसमें सीरीज में करेंगे, आप सर देखेंगे कि सर धीरे धीरे यूपीएससी का जो अगर गोल जो एरियाज होते थे ना जिससे वो हमेशा पूछते थे, उससे यूपीएससी थोड़ा डिविएट कर रही है, नए एरियाज में जा रही है। जैसे अगर मैं तैयारी, सर आपने तो 3 बार एग्जाम निकाला है सर, आप जब तैयारी करते थे तब थोड़ा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था, लेकिन शायद मेरे को लगता है कि लोग कहते होंगे मॉडर्न पे फोकस करो, एंशिएंट पे थोड़ा कम करो। हमारे समय आते आते तो यही था कि भाई मॉडर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, बट पिछले 2-1 साल से आप देखेंगे सर कि कंटिन्यूअसली मॉडर्न का इंपॉर्टेंस घटते जा रहा है, एंशिएंट मेडिवल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। मेडिवल कम, एंशिएंट तो बहुत ज्यादा, और एंशिएंट में भी सर नए नए एरियाज खोजे जा रहे हैं। तो अगर मैं पहले किसी बच्चे को बोलता कि भाई तुम आओ कौन सा चैप्टर करो, आईवीसी कर लो, अब मैं बोलूंगा नहीं भाई आईवीसी ही मत करो, पूरा देख लो, 4-5 सवाल आने वाले हैं और भारी सवाल भी आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है सर कई बच्चे आपसे अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई भारी सवाल हैं या नहीं। तो सर मैं एक ही चीज कहता हूँ सर, आप सोचो सर 2016 में कट ऑफ था 116 नंबर, पिछले साल कट ऑफ था 75। बच्चे खराब थोड़ी हो गए, एग्जाम भारी होने लगा है। और इसमें स्पेसिफिकली हिस्ट्री में ये जो सवाल आने लगे ना सर, ऑल 4 आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट क्वेश्चन, जब तक फिर आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा ना, आप नहीं निकाल पाओगे उस सवालों को। और ये छोटे छोटे डायनेस्टीज के बारे में पूछना शुरू कर दिया इन्होंने। तो दिस इज बेसिकली ऑल टुगेदर आपका एंशिएंट। ओके, हम लोग एक डिवीजन करते हैं। हम हर्षवर्धन की डिक्लाइन पे पहुंच गए 647 एडी, और ये दिस इज ही वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर। एंड ठीक है सर, फिर क्या हुआ सर? यहाँ पे आर्टिफिशियली हम लोगों ने अपने लिए एक डिवीजन कर दिया है कि भाई यहाँ पे एंशिएंट को खत्म कर दो, ठीक। और हम लोग अब मूव कर जाते हैं मेडिवल की तरफ। मेडिवल में सर क्या है कि सबसे पहला चीज जो है कि एक तो हमारे जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन मेडिवल में एक मेजर रिलीजन इस्लाम उभर के आ चुका है। तो सर इस्लामिक अटैक्स देखने को अब हमको मिलती है। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हो रहा है, वही अपने नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहा है और अटैक कर रहा है सिंध की ओर। सिंध में उस वक्त ब्राह्मण लोगों का छोटा मोटा किंगडम्स था, उनको वो हराकर, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो 712 एडी में हम देखते हैं इस्लाम था हमारे यहाँ साउथ से, बिकॉज अरब ट्रैवलर्स के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, तो इस्लाम का था नॉलेज हमारे यहाँ कि वो लोग हैं। लेकिन नॉर्थ से ये लोग पहली बार आए एज अटैकर, और यहां पर ये छोटा सा अपना जो सिंध के एरिया में इन्होंने अपना बनाया छोटा सा आई वुड से किंगडम। लेकिन इनके बाद में 2 बड़े अटैकर आए, एक है गजनी, महमूद ऑफ गजनी, और दूसरा गौरी। सर गजनी और गौरी से आने के पहले एक चीज बता देता हूं कि नॉर्थ में इस वक्त हमारे यहां हर्षवर्धन का कैपिटल हुआ करता था कन्नौज। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। जो इंपॉर्टेंस आपका मगध के पटना, पाटलिपुत्र के पास या राजगीर के पास था ड्यूरिंग मौर्यज, वो इंपॉर्टेंस अब आ गया कन्नौज के पास। कन्नौज हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में कहाँ है कन्नौज? आपका यूपी के आसपास हो गया सर। तो वो वेस्टर्न यूपी एंड मगध वाज बिहार। ठीक है, ये इधर आ गया क्योंकि ये ट्रेड बेल्ट पे आ जाता है, सारे ट्रेड आपके वेस्टर्न रूट्स के भी ट्रेड पे है ऑल दैट। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं सर, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज में 3 किंगडम, पाला जो कि बंगाल बिहार वाले साइड थे, एक प्रतिहारा जो कि आपके वेस्टर्न इंडिया साइड थे, और राष्ट्रकूता जो कि आपके महाराष्ट्र साइड है, ये तीनों
आपस में लड़ रहे हैं कि कन्नौज पे इनका कब्जा हो सके। अच्छा, प्रॉब्लम ये समझिए सर कि इसी वक्त बाहर से अटैक हो रहा है और हम लोग अपने में इन्वॉल्व हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनिफाइड नहीं है। यूनिफाइड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सर कि क्या हुआ, हम लोग खुद में लड़के खुद को अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। हाँ। और बाहर से इस वक्त अटैकर्स आकर आप में धीरे धीरे आप पे अब अटैक करने वाले हैं। नॉर्थ में इस वक्त यहाँ पे उभरते हैं एक नए समाज के तौर पे राजपूत। अब राजपूतों के उत्पत्ति पे नहीं जाते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्योंकि कुछ बोलते हैं हम सूर्य से आए तो सूर्यवंशी हैं, कुछ बोलते हैं हम चंद्र से आए तो चंद्रवंशी हैं, तो कई सारे हैं जैसे चंदेलाज हैं, चौहान हैं, ऑल दैट। लेकिन ये राजपूत आपके अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में नॉर्थ इंडिया में अभी यहाँ पे बसे हुए हैं। अब मेजर चीज है कि दो मेजर अटैकर गजनी और गौरी। सर गजनी अटैक कर रहा है 1000 से लेकर 1026 तक, वो उसका टाइम पीरियड है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका है आपके सोमनाथ टेम्पल पे अटैक। अच्छा, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी किया, क्योंकि सर इन लोगों का दो ही मेजर ऑब्जेक्टिव होता था, एक लूट लो, जितना लूट के ले जाओगे, क्योंकि खुद उतने रिच थे नहीं, और हमारे मंदिर जो थे उस जमाने के दे वुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ आई वुड से कि इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया। सर बहुत सिंपल है, अगर अयोध्या में राम मंदिर बना राइट, तो सर आज में भी हो सकता है वहां 2 लाख 5 लाख आदमी लोगों को कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट अराउंड सराउंड में मिल गई होगी हर तरह के। वो उस टाउन का पूरा उसी पे, जैसे मैं साउथ में पढ़ाता हूँ सर, शिरडी या महाराष्ट्र में हो गया या तिरुपति, लोकल इकोनॉमी उस पे लोकल इकोनॉमी उस पे। तो ये लोग हमारे मंदिरों पे अटैक करते थे कि भाई इनसे जितना लूट सको लूट लो। और दूसरी चीज ये क्या करते थे सर कि इनको तो ये भी दिखाना था ना कि भाई हम अपने मजहब के लिए, अपने रिलीजन के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो देखो हमने उनके मंदिर को तोड़ दिया। तो सोमनाथ के टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसको बाद में आजादी के बाद फिर से हमने बनवाया। तो ये पहला काम करते हैं आपके मिस्टर गजनी, महमूद ऑफ गजनी आके अटैक कर रहा है और हमारे मंदिरों को तोड़ रहा है, लूट के जा रहा है। लेकिन कभी ये इंटेंशन नहीं थी कि यहाँ पे बस जाए, ये इंटेंशन नहीं थी सर। ये इसमें एक चीज मेरा ये भी मानना है कि शायद नॉट ओनली इंटेंशन, उतना कैपेसिटी भी नहीं था। भाई बसने के लिए मार कर भाग जाना और रुक कर सामना करना दो अलग चीजें। तो इनके पास कैपेसिटी भी नहीं थी, तो ये वापस चले जाते थे। इसके ऑलमोस्ट 1030 से सीधा जंप ले रहा हूं 1180, 150 साल बाद आपका आता है गौरी। गौरी भी अटैक कर रहा है, और लेकिन गौरी को मिल जाता है बहुत मजबूत भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान, जो उस वक्त ये चौहान डायनेस्टी, राजपूतों में एक चौहान है, तो ये उस डायनेस्टी के राजा हैं, अजमेर से ये रूल कर रहे हैं। ये वहां पर ये तो सर बेसिकली क्या है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में आमना सामना होता है। तो ये 2 बैटल्स होते हैं, 1191 और 1192। 91 और 92 दोनों एक ही जगह होते हैं, बैटल ऑफ तराइन। अब यहाँ 91 में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, बट वो जो राजपूतों में होती है ना कि भाई वो हार गया है, वो भाग रहा है, तो उसका पीछा नहीं करेंगे, ये आन बान के खिलाफ है। अच्छा। तो इन्होंने जाने दिया उसको। लेकिन गौरी वहां पहुंचते ही दोबारा बोलता भाई मैं फिर से अटैक कर रहा हूं, या तो सबमिट कर दो। तो इन्होंने बोला बाकी राजपूतों को कि भाई मदद करिए, बट कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। और 1192 में फिर से जब ये गौरी के खिलाफ लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इस बार हार जाते हैं। कुछ दिनों के लिए इनको शासन करने दिया जाता है अजमेर से, लेकिन बाद में इन्होंने एक विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, तो इनको वहां से हटा दिया जाता है। 1194 में गौरी एक और जयचंद नाम के राजा को हरा देता है, और इस तरह से एक तरीके से कहा जाए कि नॉर्थ में जो राजपूतों का गढ़ बना हुआ था वो तोड़ देता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनलाइक गजनी, गौरी यहां बसने तो नहीं आया था, लेकिन अपने किसी को रखने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार था वो। और वो सर आप सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि वो है स्लेव डायनेस्टी। बिल्कुल सर, अपने एक स्लेव नौकर को, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। इन स्लेव डायनेस्टी को सब ममलुक भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि सर क्या है कि ऑर्डिनरी स्लेव से बेहतर स्लेव को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो जो बेहतर है उसको ममलुक कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे अब 1206 से शासन करना शुरू करता है, जो कि सर दिल्ली सल्तनत बनती है 1206 से लेकर 1526 तक। ओके, मतलब 300 सालों में हमारे 5 डायनेस्टी हैं। स्लेव डायनेस्टी में ही नहीं सर, 5 अलग स्लेव एक हो गए, दूसरे खिलजी, तीसरे तुगलक, चौथे सैयद, और 5वें लोधी। अच्छा, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सर क्या होता है कि स्लेव डायनेस्टी में पहले तो मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में इनका एक रूलर है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी जो बहुत फेमस है रजिया सुल्तान, और आखिर में एक रूलर है इनका बलबन।
ये लोग 1206 से लेकर 1287 तक ये लोग 4-5 लोग, बीच बीच में और छोटे मोटे रूलर से उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ये लोग रूल करते हैं। 87 में बलबन के डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स वही सर कमजोर है, ओके। तो 1290 में उसको हटा दिया जाता है और यहां पर खिलजी जो उनके कमांडर हुआ करते हैं वो आ जाते हैं। खिलजी 1290 से लेकर 1320 30 ही साल रहते हैं। और खिलजी में 2 रूलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो जलालुद्दीन जो 1290 से 96 था, और जिसको उसके ही भतीजे या सन इन लॉ दोनों ही रिलेशन में था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने मार के हटा दिया। तो वो 20 साल रूल करता है 1296 से 1316, लेकिन उसके मरने के 4 साल में ये एम्पायर भी खत्म हो जाता है। तो ये सब ये इन्वेडर्स जब यहाँ पर सेटल हुए तो ऑब्वियसली इन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए एफर्ट्स करे कि क्या ये सेक्युलर थे? नहीं, हर कोई सेकुलर नहीं है सर। कुछ लोग हैं, क्योंकि जैसे हम लोग जिजिया की बात करते हैं तो इन लोगों ने जिजिया भी हम पे लगाया, जो टैक्स है, टैक्स था हिंदुओं पे, पिलग्रिमेज टैक्स जो है। कुछ लोग हटा भी देते हैं, कुछ लोग लगा भी दे रहे हैं, तो इन सब की अलग अलग जब अलग पॉलिसी है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज है। जैसे 1 मिनट तुगलक में घुस रहा था, तो तुगलक में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त जजिया चल रहा है, लेकिन वो एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्स है, स्पेसिफिकली हिंदूज के खिलाफ नहीं है। ओके। उसके बाद वाला जो फिरोज शाह तुगलक है वो जजिया को बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ लगाता है, हिंदू टेम्पल्स भी तोड़ता है। तो ही इज अ हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स, वो उलेमा से गाइड भी होता था सर। तो फिरोज शाह तुगलक है, तो ये दोनों रहे। फिर उनके मरने के बाद सर एक तिमूर का अटैक हो जाता है। तिमूर 1398 में अटैक करता है, तो भाई दिल्ली में जैसे इतना बड़ा अटैक होगा सर, तो इनवेरिएबली ये जो इनकी जो एम्पायर है वो शेक हो जाती है। सो वाज तिमूर नॉट पार्ट ऑफ देयर ओन? नो, तिमूर वाज फ्रॉम आउटसाइड। जैसे तिमूर की बात हम लोग सर, बाबर जो है पिता के साइड से वो तिमूर का वंशज था और माँ के साइड से वो चंगेज खान का वंशज था। तो ये हमेशा हमारे मंगोल्स एंड ऑल अटैक करते थे। जैसे चंगेज खान ने भी पहले अटैक किया था, इल्तुतमिश के वक्त भी अटैक किया, बाद में भी मंगोल्स ने अटैक किया। तो हम पे लगातार ये लोग सेंट्रल एशिया से अटैक कर रहे थे, हम लोग इनको वार्ड ऑफ कर रहे थे। जब हमारे एम्पायर मजबूत से कमजोर होने लगे, और हमारे एम्पायर से मतलब ये दिल्ली सल्तनत, ये 5 डायनेस्टी, ये 5, और सर ये मोटा मोटी ये सब लोग नॉर्थ में है। तो जब तुगलक कमजोर हुए ना, तो सर वही होता है कि जब आप कमजोर होंगे तो आपके छोटे मोटे जो लोग हैं वो बोलेंगे हम हो गए इंडिपेंडेंट, भाई हम तुम्हारे साथ क्यों रहे। तो बंगाल ने कहा हम इंडिपेंडेंट हो गए। आपके ईस्टर्न यूपी में जौनपुर नाम का एक जगह है, वहां पे लोग बोले हम इंडिपेंडेंट हो गए। असम के साइड अहोम, वो लोग बोले हम इंडिपेंडेंट होंगे। वेस्ट में आ गए तो मालवा, मेवाड़, गुजरात, नॉर्थ में कश्मीर, ये सब लोग अब धीरे धीरे बोलने लगे कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि ये एम्पायर छोटा हो रहा है। बट दीज आर ऑल्सो द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेट्स। इंडिया के जो आज की डेट के स्टेट्स हैं उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग है क्या ये? नहीं सर, वो एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन कुछ हद तक बंगाल उंगाल तो ऐसे ही है। क्योंकि अब मेवाड़ या मालवा ये खुद एक स्टेट नहीं है, लेकिन मेवाड़ इज अ पार्ट ऑफ योर राजस्थान, और मालवा आपका पार्ट हो जाता है मध्य प्रदेश। गुजरात तो वर्चुअली वही है जो आपने जैसे कहा, तो उस तरह से कश्मीर भी वही है बिल्कुल, तो वो है। लेकिन जौनपुर ईस्टर्न यूपी का पार्ट हो गया, तो वैसे है सर। तो ये छोटे छोटे नए नए आपके किंगडम्स उभर के आने लगे सर। इस दौर में ये क्या है ना, ये सारे किंगडम्स बड़े आर्ट एंड कल्चर को बड़ा बढ़ावा देते हैं, बहुत उस पर काम करते हैं। कई बड़े राजा भी निकलते हैं, जैसे आपके राणा कुंभा आपके मेवाड़ से आते हैं, बाद में उन्हीं के पोते हैं राणा सांगा, जिनका नाम हम लोग लेंगे अभी। तो ये सारे डायनेस्टीज हैं और ये छोटे छोटे अब निकलने लगे, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो छोटी हो रही है। तिमूर अपना जब जाने लगा तो उसने अपने कमांडर को यहाँ छोड़ दिया, वो सैयद डायनेस्टी चलाता है। छोटा सा डायनेस्टी है, 1414 से लेकर 1451, कुछ ज्यादा नहीं। तो तिमूर वर्सेस स्लेव डायनेस्टी? नहीं सर, स्लेव तो आपका खत्म हो गया 1290 से 1320 खिलजी खत्म हो गए। 1320 के बाद यहाँ पे थे तुगलक, तो तुगलक के जो वंशज थे वो दिल्ली छोड़ के भाग गए। अच्छा, तिमूर वर्सेस तुगलक लॉस्ट क्योंकि वो भाग गए, क्योंकि उनका था ही नहीं कि वो तिमूर का सामना कर पाए। अच्छा, तो वो खुद छिपा हुआ है। तो सर बाकी जो रीजनल क्षत्रप उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे लायक ही नहीं हो, तुम क्या हमको लीड करोगे। ठीक है, तो ये सब हो गए इंडिपेंडेंट। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि बंगाल अलग, जौनपुर मतलब ईस्टर्न यूपी अलग, मेवाड़, मालवा, कश्मीर सब अलग हो गए। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है वो इर्द गिर्द हो गई दिल्ली के, बहुत छोटे एरिया में आ गई। और सैयद सबसे कमजोर थे इन 5 डायनेस्टी में। 37 साल रूल करते हैं, 4 रूलर है। उन चारों के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, यूपीएससी ने लेकिन एक सवाल पूछ रखा है, उनके हैट पे एक सवाल पूछ दिया था, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 37 साल रहे।
और 1451 में आखिरी जो सैयद रूलर था उसने सरेंडर किया और लोधियों को बोला, जो अफगान ओरिजिन के थे, कि भाई आओ तुम लीड करो, तुमको रूल करना, तुम रूल करो, हम छोड़ रहे हैं। तो आखिरी डायनेस्टी हो गई यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की, जो 1451 से 1526 तक चलती है। तो सर बेसिकली क्या है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो नहीं भी तो 12-15 रूलर है, लेकिन हमको हर पे नहीं पढ़ना, हमको कुछ लोगों पे बड़े ध्यान देना है। जैसे हो गया आपका इल्तुतमिश, क्योंकि सर देखिए थे तो ये क्या नौकर, स्लेव थे, तो उसको अपना इज्जत बढ़ाना था कि भाई हम कंट्रोल कर पाए। ऐबक मर गया 4 साल में 1210 में, पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर के मर गया। अच्छा, 4 साल में मर गया। इल्तुतमिश उसका स्लेव था, तो सर स्लेव ऑफ द स्लेव, नौकर था वो नौकर का, तो भाई अब उसको इज्जत तो लानी है ना, तो उसने अपने 40 लोगों की टीम बना के वो रूल कर रहा है कि किसी तरह भाई रूल करें। उसके मरने के बाद रजिया सुल्तान छोटे पीरियड के लिए 36 से 40 4 साल के लिए महिला, मतलब इंडियन सल्तनत में पहली बार एक सल्तनत रूल में एक महिला रूल करती है। और वो जो होता है ना सर, पुरुषों के ड्रेस भी लेती है, हैट पहनती है, वही सही कोट पहनती है, नकाब नहीं रखती है, विच वाज अ वेरी बिग थिंग इन दोज डेज। तो आप समझ सकते हैं सर इसके खिलाफ भी रिएक्शन होगा। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया, रजिया सुल्तान को हटा दिया। अच्छा, और बाद में एक उसका भाई आया, लेकिन बेसिकली बलबन नाम का एक आदमी पूरा रूल कर रहा है उस वक्त। तो ये इस वक्त का पूरा है। सिमिलरली जब सर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात कहते हैं सर, उसके मार्केट रिफॉर्म्स वेरी ट्रेमेंडस। खिलजी भी क्रूर है, शासक के तौर पे क्रूर है, कहीं कहीं अच्छा भी कुछ दिखा है, लेकिन बहुत बड़ा सेना बनाता है सर। अब उसको पता है कि अगर इतनी बड़ी सेना है तो उसको खिलाना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो उनको खाना नहीं दे पाएगा तो मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उन खाने के दामों के, तो इसका तो बिक जाएगा पूरा। तो इसने मार्केट को कंट्रोल किया, अलग अलग मार्केट्स बनवाए कि किस मार्केट में फूड बिकेगा, किस मार्केट में कुछ और बिकेगा, और सब पे अपने जासूस लगाए कि भाई देखते रहो। स्पाइस सिस्टम मजबूत किया कि एकदम कुछ नहीं होने चाहिए। जैसे मैं बंजारा हूं तो बंजारों को हम तो सामान उठाएंगे और अलग अलग जगह जाकर उसको बेचेंगे। ये भी देखना है कि बंजारे भी कोई इन्फ्लेटेड दाम पे इसको नहीं बेच दें, तो मेरी फैमिली तक का पूरा उनके पास हिस्ट्री रहेगा, नहीं तो पनिश होंगे सब लोग। तो बड़ा सख्ती से इसने कंट्रोल किया। फिर इंपॉर्टेंट एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर है मोहम्मद बिन तुगलक सर। तुगलक मतलब जब मरता है तो इब्न बटूटा ने कहा कि भाई आखिरकार सल्तनत को राजा से फुर्सत मिल गई और राजा को सल्तनत से फुर्सत मिल गई। भाई दोनों आदमी बच गए एक दूसरे से, क्योंकि बेचारा जो कुछ किया सब गलत हो जाता था, किस्मत खराब थी। कुछ तो मूर्खता भी है सर। फेमाइन आया हुआ है, टैक्स बढ़ा दिया, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, अपने ट्रांसफर किया कैपिटल को। फिर एक खुरासन करके एक्सपेरिमेंट करने चाहे कि बड़ी सी सेना की कि अटैक करेंगे, अटैक नहीं किया। बाद में सेना वालों को बोला भाई छुट्टी, उन लोगों ने बोला भाई हथियार है, हम तो रिवोल्ट करेंगे। तो जो भी था इसका सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाते थे, लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और उसके बाद वही है, तो सैयद के बारे में कुछ खास नहीं है। लोधी बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोधियों के समय में जो तीसरा लोधी है, थर्ड लास्ट लोधी है, इब्राहिम लोधी के वक्त आ जाते हैं आपके बाबर, और वहां से शुरू होता है आपका मुगल डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत 1526 में खत्म होती है। तो इसमें एक चीज जरूर है कि साइड बाय साइड साउथ इंडिया में भी कई सारे छोटे मोटे डायनेस्टीज, जैसे ककातिया, जैसे आप अगर हैदराबाद या तेलंगाना आंध्रा में जाएंगे, ककातिया डायनेस्टी बड़ी अपने टैंक्स इरिगेशन के लिए जाने जाते हैं। ये सब भी डायनेस्टीज है, पल्लवाज हैं और यादवाज हैं, तो ये सब भी छोटे छोटे डायनेस्टीज उभर रहे हैं। बट हमारे यहाँ बड़ा डायनेस्टी के तौर पे आ गया अब बाबर। तो ये दे आर ऑल मुस्लिम्स, दे आर मुस्लिम्स एंड बाबर इज आल्सो मुस्लिम, एब्सोल्युटली, बट दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया। दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। और ये भी है, कोई तुर्क है, कोई अफगान है, तो उनका हेरिटेज जो ये है पास्ट भी अलग अलग है। बट इस्लाम फैल चुका है वहां पर, तो जो भी इन्वेडर्स आ रहे हैं वो इस्लामिक ही हैं। इस वक्त जितने भी आ रहे हैं ये सारे इस्लामिक इन्वेडर्स हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में आ गया कि इंडिया जो है ना वो हिंदू नेशन ही रहेगी, ये भी समझ रहे हैं। अच्छा। भाई इतना बड़ा पॉपुलेशन, आप सबको मुस्लिम तो नहीं बना पाओगे ना। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई इंडियंस में हिंदूज भी रहेंगे आप, और उनने हिंदुस्तानी नोबल्स भी हैं, हर तरह के नोबल्स हैं, उनको भी इज्जत देने की रखी है। हाँ। लेकिन अब आया हमारा मुगल डायनेस्टी, जो कि बाबर से शुरू होता है सर। ठीक है सर, इसमें कुछ एग्जैक्टली कहानी कुछ इस तरह से है कि बाबर 1481-82 में इसकी जन्म होती है।
11-12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई है और एक छोटे से कहाँ से है ये? फरगाना नाम का एक जगह है सेंट्रल एशिया में। वेयर? सेंट्रल एशिया में सर आज क्या कहिएगा, उज्बेकिस्तान तो उज्बेकिस्तान टाइप ये जो सेंट्रल एशिया वाली ठीक है। countries हैं, उधर ही से है। हम्म। तो ये बाबर अपने चाचा से बार बार युद्ध में हार रहा है, तो He is a descendant of Genghis Khan somewhere? सर अपने फादर से तिमूर, मदर से चंगेज खान, अच्छा, so there is a lineage. ठीक है। lineage है, इसलिए इसको कहा जाता है रॉयल ब्लड था। हाँ, तो अपने चाचा से बार बार लड़ाई हो रही थी, हार जा रहा था और ये काबुल की तरफ आया। और लेकिन काबुल में भी इसके पास उतना पैसा इसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाई साम्राज्य चलाना है, कुछ तो पैसा और हमेशा डर भी है सेंट्रल एशिया से अटैक का। तब तक में इसको लोधियों के एक व्यक्ति से आया इनविटेशन कि भाई आइए इब्राहिम लोधी को हरा के हमको मदद कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने भी इनको इनविटेशन दिया था। राणा सांगा को लगा होगा कि भाई एज एवरीबडी ये भी अटैक करके हरा कर यहाँ से निकल जाएगा लूटपाट करके, ये लेकिन ये श्योर नहीं कि राणा सांगा ने इनविटेशन दिया या नहीं। तो 1526 में यहाँ पे बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी होती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के युद्ध में बहुत क्लियर है कि बाबर जीत जाता है और टू द सरप्राइज ऑफ मेनी बाबर यहाँ पे बोलता है मैं तो अब यहीं रहूंगा, और मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई। 1526 से 30 4 ही साल बाबर रूल करता है। इन 4 साल में बाबर हर साल लड़ाई ही लड़ रहा है सर। 26 में पानीपत लड़ा, 27 में खनवा लड़ा, 28 में चंदेरी लड़ा, 29 में घग्गर लड़ा। तो हर जगह बेचारा लड़ ही रहा है। तो किससे लड़ रहा है? से देखिए 26 में तो अफगानों से लड़ा, 27 में अब राणा सांगा को जब लगा कि भाई ये नहीं गया तो राजपूतों से लड़ा। इस युद्ध में बड़ी 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है सर कि 26 के युद्ध में बाबर अपने साथ कुछ नए टेक्निक्स लेकर आया था। रूमी वॉरफेयर जिसको कहते हैं, ओटोमन टेक्निक्स जो थे, इसके अलावा गन पाउडर का बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल ये करता है। गन पाउडर इंडिया में पता था लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं पता था। और बाबर ने लड़ाई में दिखाई कि घोड़ों का इस्तेमाल और इसके टेक्निक्स बड़े अलग थे। 26 में इसने जीत ली अफगानों को हराकर। 27 में जब ये राजपूतों के खिलाफ खनवा में लड़ता है तो राणा सांगा बड़े फेमस उस वक्त के योद्धा थे, सबको पता था कि बड़े स्ट्रॉन्ग राजपूत रूलर, और सबों ने उनको मदद करनी थी। तब कहा जाता है बाबर ने कहा कि भाई जो गाजी वाला स्पिरिट होता है, उसने बोला कि सारे ये जो शराब के मटके हैं उनको फोड़ दो, ये जिहाद है, ये धर्म युद्ध है, हमको जीतना है। तो उसने इस तरह से अपने लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया, और इस तरह से उसने हराया हमारे राजपूत राजा को। 28 में उन्हीं के एक सपोर्टर है मेदिनी राय, उनको हराया। और 29 में जो बाकी अफगान कोशिश कर रहे थे उनको कोशिश करता है कि बाबर हरा दे। ठीक है। लेकिन सर बाबर की तबीयत हो गई खराब है। अब लेजेंड है, कहानी ये है कि हुमायूं की भी तबीयत खराब थी। तो बाबर ऊपर वाले से करता है कि भाई इसका जान बख्श करो, मेरी ले लो। हुमायूं इज सन? हुमायूं इज सन। ओके। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई एंड हुमायूं हैज बीन नाउ अपॉइंटेड एज द न्यू किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी। इंडिया नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो अभी लड़ ही रहा है, नॉर्थ में ही जो भी छोटा सा एम्पायर है, लेकिन हुमायूं आया। ठीक। अब सर क्या है ना, हुमायूं में शायद वो कहते हैं ना सर किलिंग स्पिरिट नहीं थी, जो जीतने का जज्बा। आर्टिस्टिक गाय। हाँ, ही वाज मतलब एटलीस्ट लड़ने वाला तो नहीं था। लेकिन उसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये था कि फादर उसको दे के गए। हुमायूं का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्चुनेट, लेकिन ही वाज एनीथिंग बट फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट तो नहीं था, किसी भी एंगल से फॉर्चुनेट नहीं था। और हुमायूं का क्या हो रहा है कि सर वो 10 साल में इसी वक्त शेरशाह सूरी उभर के आ जाते हैं बिहार साइड। सूरी ये लोग हैं अफगान, बिहार साइड में अफगान, क्योंकि सर ये अफगान फैले हुए हैं हर जगह, थोड़ा मोटा अपना बना रखा है। तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम था फरीद, और ये यहाँ पे डेवलप होते हैं। और 1538 में हुमायूं ने हल्का सा हरा भी दिया था एक जगह, लेकिन जो कहते हैं ना वही स्पिरिट, जो कटिंग एज वाली बात वो नहीं थी, माफ कर दिया। लेकिन 39-40 2 बार लगातार 2 युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को भागना पड़ा दिल्ली छोड़ के। और वेरी सून ही हैड टू ट्रैवल टू ईरान। ही बिकेम अ किंग विदाउट अ किंगडम। अब उसके पास कुछ नहीं है। और इसी वक्त 1542 में वहीं पे सिंध के पास अमरकोट के एरिया में अकबर का जन्म होता है, जब हुमायूं वॉन्डरर है। ईरान नहीं है सर, ये अपना वेस्टर्न इंडिया उस वक्त जो कहेंगे उसी एरिया में, सिंध के आसपास। और अब यहां से 15 सालों के लिए हुमायूं का चैप्टर है खत्म। शेरशाह सूरी इज रूलिंग। शेरशाह सूरी का सूर डायनेस्टी आ गया। 15 सालों के लिए वो लोग चलते हैं। और जब सूर डायनेस्टी की बात करते हैं ना सर, तो शेरशाह सूरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अकबर ने बहुत हद तक कॉपी किया बाद में। और शेरशाह सूरी ने कई सारे सड़कें बनवाई,
अलग अलग सड़कों पे सराय बनवाए कि सर मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस जमाने में 5 किलोमीटर के बाद एक सराय है, 15 किलोमीटर का दूसरा है। जब जहां रुकिएगा आपके ओहदे के हिसाब से आपको सब चीज दिया जाएगा, आपके घोड़े के लिए सामान दिया जाएगा, आप रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डाक की व्यवस्था की, पोस्टल सर्विस, उन लोगों के पास 2-2 घोड़े होते थे कि भाई एक थक जाए तो दूसरा घोड़ा इस्तेमाल करिए, इस तरह से काम करते थे। तो शेरशाह सूरी इज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट। हिस्ट्री में तो हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी शेर भी था, लोमड़ी भी था, शेर वाले भी गुण थे इसमें, स्मार्ट ऑल्सो और स्मार्ट भी था। और इसलिए स्मार्टनेस के कारण उसने हरा दिया हुमायूं को। हुमायूं गए, शेरशाह सूरी अगले 15 साल है। अनफॉर्चुनेटली फॉर सूर डायनेस्टी शेरशाह सूरी का डेथ 5 साल में ही हो गया। 1545 में कलिंजर के फोर्ट में सर एक विस्फोट होती है, गन पाउडर का कुछ विस्फोट हुआ, उसमें इसकी मृत्यु हो गई। He did not rule for a very long period of time. बट सर अब जब हम लोग सूर डायनेस्टी करेंगे कभी हम लोग, तो आप देखोगे सर क्या इंटरेस्टिंग आदमी, बहुत 5 साल में इतना लड़ भी रहा है, उतना ही इनोवेशंस भी कर रहा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, कहीं भी कुछ भी, हर एरिया में उसने इनोवेशंस किए। बट देन 10 साल और उसके लोग रहे, बट देन यहाँ पे आ गया 1555 में हुमायूं को जैसे ही मौका मिला वो वापस जीतता है, लेकिन 6 महीने में अपने ही लाइब्रेरी में गिर के सीढ़ियों से वो मर जाता है। Okay. तो फिर जो मैंने बोला ना सर, ही वॉज एनीथिंग बट फॉर्चुनेट, इसको वापस मिला बट इसकी मृत्यु हो गई। और अब 14 साल या 13 साल की उम्र में अकबर ये भारत के रूलर बनने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मुगल डायनेस्टी। हाँ, क्योंकि ये बड़ा बनाएंगे, अब ये सही मायने में बड़ा डायनेस्टी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। बैरम खान इनके गार्जियन के तौर पे शुरुआत में करते हैं, रेजेंट हैं, राइट। और अकबर शुरू के दिनों में सबसे पहले ये करता है कि हेमू को हराते हैं। हेमू एक जनरल हैं सूर डायनेस्टी के, आदिल शाह सूरी के, इसी को कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और यहाँ पे अकबर शुरू करते हैं मुगल डायनेस्टी। सर हमने पहले ही कहा ये डायनेस्टी अभी छोटी है। अब अकबर शुरू के कुछ सालों में लगातार एक एक करके तमाम विद्रोहों को कोशिश कर रहा है कि खत्म किया जाए। जो भी उनके खिलाफ रिवोल्ट, कई फैमिली जैसे उनकी अपनी फॉस्टर मदर उनके खिलाफ रिवोल्ट करती हैं, अंगा महमंगा करके नाम है उनका, इन सारे रिवोल्ट्स को वो बेचारे कंट्रोल करते हैं। और अकबर का जब ये सब कंट्रोल हो जाता है, अब कुछ पॉलिसीज आते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी राजपूत पॉलिसी। राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन। ही इज जस्ट अ चाइल्ड, टीनेजर है उस टाइम पे। 14 साल पे टीनेजर है। बैराम खान इज द पर्सन हैंडलिंग ऑल दिस। एब्सोल्युटली। लेकिन जब 18-19 साल के वक्त होता है, ही टेक्स ओवर। बैरम खान से वो टेक ओवर कर लेता है। दोनों में मनमुटाव हो जाता है। बैरम खान इनफैक्ट रिवोल्ट भी कर देते हैं कि बैरम खान को बोलता है भाई हराने के बाद कि चले जाओ यहाँ से, हज के लिए जा रहे होते हैं, वहां किसी ने उनको मार दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर ने मरवाया, चलो तो भी, हाँ, लेकिन ये स्टोरी एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये मर गए। ठीक। और ये धीरे धीरे अपने हाथ में कंट्रोल लेने लगे। अब एक एक करके सारे अपने जो भी हैं इनको हराया और नए नए पॉलिसीज लाए, जिसमें मैंने कहा सर एक पॉलिसी है राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाइए, उनको अपने इंटीग्रेट करिए, और एक्सेप्ट 1-2 जैसे महाराणा प्रताप उनसे लड़ते हैं और कभी भी उनके आगे झुकते नहीं है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो मनसबदारी सिस्टम लेकर आते हैं बड़े तरीके से कि भाई मनसब दिया गया, जैसे भाई आपका नाम है रवि कपूर, आप हुए मनसब। मनसब क्या, अगर बहुत बड़े आदमी हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो 5000 का मनसब, मतलब 5000 सोल्जर रखिए आप। आउटसोर्स कर दिया ना, आउटसोर्स मिलिट्री को। हाँ, और आपको हो सकता है सैलरी के तौर पे आपको जागीर दिया जाए, जिसको जागीरदारी सिस्टम कहते हैं। लैंड के लिए भी, क्योंकि इनके एक मिनिस्टर है टोडरमल, वो पहले शेरशाह सूरी के मिनिस्टर होते थे, वो इनको यहाँ ले आया गया, तो वो अब लैंड को भी देख रहे हैं कि भाई जमीन की क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से कितना कलेक्शन किस जमीन से होगा, ये सब ये करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें अकबर अपने टाइम करा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सबको पता है रिलीजियस पॉलिसी, दीन इलाही नाम का एक रिलीजन शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो कि इनके मरने के बाद खत्म भी हो जाता है, नहीं चलता है, बट टॉलरेंस है। सर यहाँ पे ये बिल्कुल कहा जाएगा कि अकबर वॉज वेरी टॉलरेंट एज सच। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई पॉलिटिकल है, इट्स नॉट अबाउट रीजन। और महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भी राजपूत ही लोग थे, मानसिंह एंड ऑल जो इनके कमांडर्स थे वो लोग गए थे। भगवान दास, लगातार इधर ही के कमांडर्स राजपूत सब जा रहे थे। बट देन 1605 में अकबर का डेथ हो गया। कैसे? नेचुरली कारण थी सर, बहुत 49 साल तो रूल कर ही चुके थे, और अगर 14 साल तो 63 साल, आज से 500 साल पर नेचुरल डेथ है, कोई ऐसा लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है। और इनके जहांगीर, इनके पुत्र हैं, ये बन जाते हैं रूलर नेक्स्ट 22 साल के लिए, 1627।
जहांगीर के पीरियड का सर एक बहुत बड़ा पॉइंट है नूरजहां। कुछ साल जहांगीर की तबीयत खराब हो जाती है, तो कुछ साल नूरजहां वाज ऑलमोस्ट रूलिंग लाइक एन एम्परर। ओके, बहुत ज्यादा मान सम्मान था। और जहांगीर को सर क्या है ना, हिस्ट्री में क्या सैंडविच हो गया है। एक साइड कौन है? अकबर। दूसरी साइड कौन है? शाहजहां। बीच में कौन? जहांगीर। एक साइड अकबर, जिसको कई लोगों ने ग्रेट कह दिया, कई लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी तो हर चीज में बेस्ट है। दूसरे साइड शाहजहां, जिसने एक से एक बेहतरीन बिल्डिंग्स बनवा दिए। जब भी नाम लिया जाता है शाहजहां का लिया जाता है, एंड ही वाज मिलिटरली आल्सो वेरी गुड कमांडर। तो जहांगीर का जो पीरियड है ना, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है। ये लोग हिस्ट्री में उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते इतनी। कम इंपॉर्टेंस देते हैं। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा, क्योंकि पेंटिंग के लिए जहांगीर जाना जाता था, ही वाज अ वेरी गुड पेंटर। इसके अलावा अपने जस्टिस सिस्टम के लिए जाना जाता था सर। वो कहते थे घंटी बजाइए, जहांगीर खुद आके सुनेंगे, भाई आपकी क्या फरियाद है। तो ये सब था। और इस 22 सालों में जहांगीर जब आपका रूलर है, तो अकबर के पॉलिसीज को कंटिन्यू किया गया। राजपूत पॉलिसी भी वैसी, राजपूतों के साथ अच्छा रिलेशन, इनफैक्ट महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ रिश्ते अच्छे किए गए। और ओवरऑल आई वुड से कि रिलीजियसली टॉलरेंट थे। ठीक है। सिर्फ एक ही यहाँ पे सिखों के साथ एक क्लैश हुआ, उनके एक गुरु अर्जन देव को मरवा दिया गया था। क्योंकि सर वो बेसिकली, अगेन कुछ लोग कहते हैं इट वाज पॉलिटिक्स, बिकॉज गुरु अर्जन देव ने क्या किया था, जहांगीर का बेटा जो कि उस वक्त रिवोल्ट कर रहा था, उसको सपोर्ट किया था। बट देन दिस इज अ डार्क चैप्टर एज फार एज जहांगीर इज कंसर्न। गुरु अर्जन देव की हत्या 1627 में मर गए। अब आ गए शाहजहां, जो 27 से 31 साल के लिए रूल करता है। बिल्डिंग्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज। शुरू के सालों में ये रिलीजियसली उतना ज्यादा टॉलरेंट नहीं था। इसने भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाए सब चीज किया। लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ दी जिसको कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन सन एंड डॉटर, इसने अपने पॉलिसीज को थोड़े चेंज किए और ये बदल गया। और बिल्डिंग जो सब लोग जानते हैं, ताजमहल तो एवरीबडी नोज एंड एवरीथिंग, उसमें नहीं जा रहे। ये उसके लिए आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा नोन हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि सारे राजा मर जा रहे हैं और तब उनका बेटा या जो भी है वो रूलर बनता है। शाहजहां के केस में क्या हुआ कि अराउंड 1657 अफवाह उड़ गई कि भाई शाहजहां मर गए। ओके। और इनका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह है, ये उनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन बाकी तीनों बेटों में ये हो गया, या उन्होंने मान लिया कि पिता मर गए और तीनों अटैक करते हैं कि भाई हमको चाहिए अब गद्दी। तो बेसिकली यहाँ पे चारों बेटों में लड़ाई होती है। शाहजहां बाद में ठीक भी हो जाता है, लेकिन चारों बेटों की लड़ाई में जीत जाता है औरंगजेब। शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह शुड बी द नेक्स्ट सक्सेसर, बट बन गया औरंगजेब सक्सेसर। और अगले 8 सालों के लिए औरंगजेब जेल में रखता है शाहजहां को। 1666 में शाहजहां की मौत होती है। औरंगजेब वाज द रियल कंपैरेटिव किलर स्पिरिट। He had, but then he will never be known as a good ruler. Obviously. He will, वो किलर स्पिरिट तो है, क्योंकि उसने सर अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया। 8 साल उसकी अपनी बहन देखभाल कर रही थी फादर का। बिल्कुल। तो असल यही होता है कि कहा जाता है, कहीं पढ़ा था मैंने, कि औरंगजेब का बड़े शक्की स्वभाव था। वो कभी किसी पे बिलीव नहीं कर पाता था, किसी पे बिलीव नहीं करता था कि भाई सच में। पैरानॉइड टाइप का था। और होगा भी ना सर, जो अपने भाइयों को मरवा के अपने बाप को कैद करवा के रूलर बनेगा, वो तो पैरानॉइड होगा ही हर चीज के लिए। को हमेशा डर लगा रहता था। वॉट एवर बी द केस, अगले 49 साल ये आते हैं। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं, मजाक में ही कहते हैं कि भाई अकबर एम्पायर बनाते हैं, रिलीजन पे काम करते हैं, जहांगीर पेंटिंग पे काम करते हैं, शाहजहां बिल्डिंग पे काम करते हैं, और औरंगजेब इन सब चीजों को खराब करने का काम करता है। कोई खास आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट नहीं था, खुद वीणा प्लेयर था, म्यूजिक बैन करा दी, सारे हिंदू जो फेस्टिवल्स थे उनको बैन करा दिया, जजिया रीइम्पोज कर दिया। और सर 49 सालों में हर किसी से लड़ते रहा। साउथ में लड़ा, डेक्कन तो कहा ही जाता है कि डेक्कन बिकेम एन अल्सर, कैंसर की तरह था जो इस मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन को लेकर जाता है। सिमिलरली नॉर्थ में लड़ता है, सतनामी से लड़ता है, बुंदेला से लड़ता है, राजपूतों से लड़ता है। तो एक क्या हो गया ना सर, कि हर एक पिलर जो इसके रूल के थे सबको इसने नेस्तनाबूद कर दिया, सबको तोड़ दिया। और ये कारण हो गए आपके आगे चल के मुगलों के डिक्लाइन के। ये मुगल बहुत जल्दी अब हो जाएंगे डिक्लाइन, जो हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में सर 2 और डायनेस्टी है, विजयनगर और बहमनी, जो साउथ में आती है। और बाद में बहमनी डायनेस्टी आपके बीदर, बेरार, अहमदनगर, गोलकंडा और बीजापुर, इन 5 छोटे छोटे सल्तनत में डिवाइड होती है, जो साउथ में उस वक्त रूल कर रही है। तो मोटा मोटी सर ये 1600 AD की बात है ये। हाँ, अगर हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब का डेथ 1705 में हुआ, ये उस एरा की है।
और इस बीच में एक बहुत महान नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठाओं को बहुत ही मजबूत पावर के तौर पर डेवलप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कमाल का है, नेवी बहुत अच्छी बनाते हैं, और डेथ हो जाती है 1680 में उनकी। लेकिन उनके बाद उनके जो सक्सेसर्स हैं, संभाजी महाराज हो गए या बाद में शाहू जी महाराज हैं, राजा राम है, ये लोग मराठा उसको बहुत ही मजबूत डायनेस्टी के तौर पे लेते जाते हैं। तो ये कहानी एक तरीके से है आपके मेडिवल टाइम्स की। ठीक है। और ये 1700 के आसपास ही, 1700 एडी के आसपास धीरे धीरे यूरोपियंस भी आना स्टार्ट कर चुके हैं। सर यहाँ पे एक चीज है, 1707 में औरंगजेब मरा, लेकिन 1498 आपके अराइवल ऑफ यूरोपियंस हो चुका है। ये है पोर्चुगीज, ये गोवा को 1510 में कैप्चर भी करेंगे और बाद में इनके बाद 100 सालों के बाद डच भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे, डेन्स भी आएंगे, फ्रेंच आएंगे। अल्टीमेटली रह जाएंगे अंग्रेज और फ्रेंच जो टसल करेंगे, बाकी तीनों धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन ये अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो सर मैं हमेशा ये बताता हूँ बच्चों को कि देखो भाई, यूरोपियंस आए तो भाई किस लिए आए? शुरू में ट्रेड करने के लिए। हाँ। बाद में कहीं ना कहीं माइंड चेंज हो गया तो रूल करने के लिए। बट सर अगर रूल करना है तो आपको वैक्यूम चाहिए ना, यहाँ तो पहले से लोग हैं ऑफ कोर्स। तो वो वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा? वो वैक्यूम क्रिएट ऐसे होगा कि मुगलों का होगा पतन, डिक्लाइन। 1707 औरंगजेब के डेथ के बाद मुगलों का शुरू हो गया पतन। और औरंगजेब के मरने के पहले ही, चूंकि इतने लड़ाई लड़ लिया था उसने, सर क्या हो गया कि इकोनॉमिक बैंकरप्सी आ गई थी। पुराने जमाने के लोगों के बर्तनों को मेल्ट करवा करवा के अपने लिए सोना चांदी कॉपर कलेक्ट कर रहा था। तो स्थिति तो खराब हो गई थी क्योंकि लगातार लड़ रहा था, और लगातार लड़ने के कारण नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर था वो भी आपका पूरा कमजोर हो गया था। सारे अटैकर्स तो उधर से आएंगे। तो यहाँ पे मुगलों का होगा डिक्लाइन। डिक्लाइन से रातों रात तो होती नहीं है, 150 साल लग गई। तो 1707 में औरंगजेब मरा, 1857 बहादुर शाह जफर। तो 150 सालों के लिए लास्ट मुगल रूलर, 150 सालों के लिए लमसम 1 दर्जन मुगल रूलर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो ये 150 सालों के लिए ये मुगल रूलर्स हैं, लेकिन इस बीच में ये बड़े कमजोर हो गए और अलग अलग, जैसे सर हमने पहले देखा तुगलक के वक्त लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस किया, तो यहाँ भी वही हुआ कि अब हैदराबाद वाले लोग बोले हम इंडिपेंडेंट, अवध बोले हम इंडिपेंडेंट, बंगाल बोला हम इंडिपेंडेंट, सब कोई प्रोविंशियल किंगडम्स बन गए, राज्य नए नए डेवलप होने लगे यहाँ पे। तो मुगलों के डिक्लाइन क्या, छोटे छोटे ये रजवाड़े बन गए और मुगल सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए यहाँ पर। अब यहाँ पे अगला बात वही है, अंग्रेज एक एक करके इन सबको हराएंगे। तो जो हम लोग पढ़ते हैं सर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, फ्रेंच को भी हराना तो एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, और बीच में एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी आता है, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली का। तो ये है 18वीं शताब्दी में एक एक करके अंग्रेजों ने सारे कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया, और अब एक तरह से कहा जाए कि ये पूरा प्लेटर पे किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। अंग्रेज रूल करना शुरू करेंगे। अब रूल करना है सर तो आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, लॉज लाइएगा आप। तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ। 17 अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो सब कुछ कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स हैं, और ये वहाँ की जो है गूगल, एप्पल, फेसबुक से भी बड़ी एक कंपनी है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज कैपिटलिज्म ऑफ दैट टाइम। दिस इज दी बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, मोनोपोली है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सर को 1609 में जेम्स दो ने चार्टर दिया था कि भाई ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप तुम अकेले बस बिजनेस करो, मोनोपोली है, करो। एज फार एज ब्रिटिश है, ब्रिटिश और कोई नहीं करेगा। और ये सर बहुत बड़ी कंपनी हुई, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन 1773 में क्या हो गया था, उस वक्त ये कंपनी की मालिया स्थिति जो है ना, फाइनेंशियली बड़े कमजोर थे। इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि ये लोग बड़े बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व हो गए थे। हाँ। तो जैसे 1740 से 48 के बीच में 8 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, 56 से 63 के बीच में 7 ईयर वॉर हुआ था अमेरिका में, उधर भी लड़े थे, ये फ्रेंच से भी लड़े। तो इनकी स्थिति कमजोर हुई थी जो बाद में अमेरिकन रिवॉल्यूशन की तरफ लेके चली जाएगी। तो इनको रेगुलेटिंग का मतलब ये है कि हमको कंट्रोल करना है। तो उनके पार्लियामेंट ने ये लॉ लाया कि भाई हम अब थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे कि तुम कैसे काम कर रहे हो। ऐसे भी भाई भतीजावाद था, नेपोटिज्म था, मेरे बाद कौन तो मेरा भतीजा बनेगा अगला ऑफिसर। ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हर एक्ट जो अब नेक्स्ट आएगा, चलता चलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, बिल्कुल विल ऑल बी बेसिकली धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर हटाने वाला
एब्सोल्युटली। अंटिल वन डे जो इंग्लैंड की क्वीन है वो बोलेगी कि अब तुम्हारा कुछ नहीं, अब हमारा है। सर यहाँ पे बस एक ही इसमें डिस्टिंक्शन करना है कि आपने एकदम सही कहा, 73 से लेकर हम पहले 1858 तक का देखेंगे। 73 रेगुलेटिंग, 84 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833, 1853 चार चार्टर एक्ट, 57 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। Right. यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया टाटा बाय बाय, बहुत हुआ, आपको अब कुछ और नहीं करना। अब इंडिया हमारा है। अब हम देखेंगे, हम क्वीन इज दी, क्राउन इज दी रूलर। और उसके बाद जैसा आपने कहा 1861 काउंसिल एक्ट, 1892 काउंसिल एक्ट, 1909 मॉर्ले मिंटो, 19 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और 1935 में गवर्नमेंट में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारतीयों को थोड़ी भागीदारी हर बार कुछ कुछ हाँ वही बता मतलब रहे थे। पूरा प्रोग्रेशन यही है। हाँ बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल हटता चला जा रहा है, अंग्रेजी हुकूमत के पास जाता चला जा रहा है, बिल्कुल। और इंडियंस क्योंकि कुछ ना कुछ रिवोल्ट करते चले जा रहे हैं, वैसे उनको थोड़ी थोड़ी पावर मिलती चली जा रही है। यही है एकदम एकदम यही है। जब थोड़ा मतलब हमको थोड़ा खुश कर दो, हम कुछ दिन फिर शांत रहेंगे, फिर रिवोल्ट करेंगे या डिमांड करेंगे, फिर ये कुछ देंगे, यही चलते चलेगा सर। तो ये एक पूरा दौर है जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव है। सर दूसरी चीज ये भी है ना सर, ये क्या बोल के आए अपने आप कि भाई हम इंडियंस बैकवर्ड हैं, हमारे पास कोई सिविलाइजेशन नहीं है। इनके स्मिथ और जो ये लोग इनकी हिस्ट्री लिखते हैं शुरू में, इन्होंने तो हमको पूरा बैकवर्ड दिखाया है कि हम तो बारबेरिक हैं। तो इन्होंने यहाँ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी भूमिका निभानी शुरू की। 1813 में एजुकेशन के नाम पे 1 लाख रुपया दिया गया, जिसके तहत यहाँ पर पहले वो आपका मैकॉले अंग्रेजी लेकर आ गया कि भाई हमारा कलर चेंज नहीं कर सकते थे, ब्लड चेंज नहीं कर सकते, लैंग्वेज तो करी सकते, बट हमारा आउटलुक, हमारी मेंटालिटी, लैंग्वेज, ये पूरी चेंज करना इन्होंने शुरू कर दी। हम पे अंग्रेजी जो होता है कभी कभी माइंडसेट दिख जाता है, अंग्रेजी माइंडसेट थोपनी शुरू कर दी इन लोगों ने। हाँ। बाद में वुड्स डिस्पैच भी आया और भी बहुत सारे, हंटर कमीशन, रेले, सैडलर, हार्टॉक, सार्जेंट, अलग अलग कमीशन, अलग अलग साल ये एजुकेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। हाँ। धीरे धीरे इन सब से इन्होंने हमारे कंट्रोल किया, हमारे पूरे एजुकेशन व्यवस्था पे, और इस तरीके से ये आ गए। इनको कुछ शुरुआत में मदद मिली हमारे रिफॉर्मर्स से भी, जैसे राजा राम मोहन रॉय है ना। हाँ। इन लोगों को भी लगा, और गलत भी नहीं सर, आप राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो हम लोग 1830 की बात कर रहे हैं। उनको लगा कि भाई ये लोग शायद मॉडर्निटी ले आए, और हमारे यहाँ कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी थी, जैसे सती। तो राजा राम मोहन रॉय को बेंटिक का सपोर्ट मिला, सती को खत्म किया गया। कुछ आगे गए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में आए। हाँ, बट इनके आइडियाज, कुछ आइडियाज तो ऑब्वियसली काफी अच्छे और इन्फ्लुएंशियल थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, बिल्कुल, डेमोक्रेसी नाम की चीज पहली बार समझ में आ रही थी कि ऐसा भी होता है, और ये डिप्लॉय कर चुके थे। कुछ चीजों में तो आगे थे ही, नहीं इसमें कोई डिनाइल नहीं है सर, बट हम भी इतने बैकवर्ड नहीं थे। राइट। अब मैकॉले ने कहा कि भाई हमारे 2 शेल्फ की किताबों में उतना नॉलेज है जो इनके पूरे आपके ओरिएंटल सारे शेल्फ, सारे लाइब्रेरीज में ला लो। तो ये तो फर्स्ट जो इनका माइंडसेट था ना, एकदम टोटली प्रो वेस्टर्न था, और हमको ये एकदम कमजोरहीन भावना से देखते थे कि इनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। सर हम गलत तो है ही, हमारे यहाँ कुछ कुछ गलत कुरीतियां थी, एकदम एब्सोल्युटली मानते हैं, लेकिन हर चीज में हम लोग गलत नहीं थे। कुछ चीजों में हम सही भी थे, जिनको इन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार करने की कोशिश की। तो एक तो ये किया इन्होंने, और दूसरा सर आए तो ट्रेड करने, पैसा लूटना था। और उसी वक्त आप भी कह रहे हो कि अंग्रेजों का हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। भाई कच्चा माल हमसे ज्यादा कौन देगा। अंग्रेजों के आने के पहले हम 24% पूरे विश्व का जो आपका इकोनॉमी था कंट्रोल कर रहे थे। अब आ गए आपके अंग्रेज, इन्होंने एक एक करके हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिकीकरण कहते हैं। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन किया, पैसा लेके गए, अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिल्ड किया हमारे पैसे के दम पर, कि ये सारा कुछ ये करने लगे। और हमारी इकोनॉमी जो एक वक्त पूरे विश्व को शायद सप्लाई करती थी सब कुछ, वो अब हो गई पूरी तरह डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी। और हम बाय द टाइम ये गए 1947 में, हमारे पास शायद ही कुछ था, हम स्क्रैच से पूरा बिल्ड करना पड़ा एवरीथिंग। तो ये शुरुआती दौर में अंग्रेजों का जो मतलब 57 तक का, ये मोटा मोटी यही सब कर रहे हैं। हाँ। फिर हमारे यहाँ पे हुआ रिवोल्ट। गुस्सा तो आना ही है, छोटे मोटे रिवोल्ट हो रहे थे इधर उधर, बड़ा रिवोल्ट करना है, और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट हुआ। कारण बहुत सारे फ्लैप्स एंड ऑल है, तो उस कारणों में नहीं जाते, लेकिन हुआ, बड़ा रिवोल्ट हुआ। और मैं अभी भी कहता हूँ, और मैं क्लास में भी कहता हूँ, कि अगर हमारे लोगों के अंदर ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होती, कई हमारे बड़े राजा उस दौर में अंग्रेजों के साथ रहे, कि कोई बड़ा राजा, हम लोग जब बात करते हैं, मैं बिहार से हूँ सर, बाबू वीर कुंवर सिंह, या रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या आपकी हजरत महल हो गई, ये लोग थे
या बहादुर शाह जफर भी हो गए, लेकिन ये कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे। पटियाला नहीं आया, कश्मीर नहीं आया, आपका साउथ से हैदराबाद नहीं आया, ग्वालियर नहीं आया, ये बड़े राजा कोई नहीं आए। अगर शायद सब आते तो परिणाम कुछ और हो जाता। हो सकता है अंग्रेज नहीं भी जाते, कुड हैव बीन सर, एकदम पूरी पॉसिबिलिटी है कि अंग्रेज शायद हमको कुछ ज्यादा रियायत उसी वक्त देते। हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती थी। इट्स ऑल इफ एंड बट। ठीक है। तो ये रिवोल्ट हुआ और सब लोग इंस्टिंक्टिवली दिल्ली की तरफ चले। हाँ सर, मतलब मेरठ में जब रिवोल्ट हुआ 9 मई को, तो 9 या 10 मई को, तो उन लोगों का 10 ही मई मान के चलते हैं, तो उनका पहला था कि दिल्ली चलो। दिल्ली इज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। सर दिल्ली में हमारा 80+ ओल्ड मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको एक बहुत खूबसूरत बीवी जीनत महल है, उसका बस शौक है आपका जिसको कैलीग्राफी कहेंगे। वीक एम्परर सर बेचारे, उसकी क्या गलती, वो जब से देखा पेंशन देखा, उसने अपने पूर्वजों को अकबर 2 ऑन को भी देखा पेंशन पे ही रहते हुए, तो कभी जानता ही नहीं था ये चीज। तो ऑब्वियसली रिवोल्ट फेल हो गया। हाँ, और बुरी तरीके से सप्रेस करा गया। सर रिवोल्ट के वक्त तो बहुत बुरी तरह, अगर लखनऊ उखनऊ जाते हैं, जैसे रिजेंसी एंड ऑल है, वहाँ दिखता है कि किस तरह से रिवोल्ट, बहुत ही बड़ा रिवोल्ट हुआ होगा। एंड इन्होंने, अंग्रेजों ने तो उस वक्त, उस 1-1.5 साल रिवोल्ट क्रश करने के लिए हथगंडे अपनाए, एकदम रिवोल्ट को क्रश किया, बिल्कुल ब्रूटली इन्होंने ब्रूटली किया। क्योंकि सर हमको उन पे भरोसा नहीं है, उनको हम पे भरोसा नहीं है, हम लोग दोनों ने एक दूसरे को मारा है अभी, तो अभी के लिए तो उन्होंने ब्रूटली किया। लेकिन जब रिवोल्ट शांत हो गया, देन दे बिकेम अ बिट लीनियंट। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, हमें थोड़ा सा पावर दिया गया। कैनिंग को क्लेमेंसी कैनिंग कहा गया कि भाई माफ कर देगा, ये माफ कर देगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा उन्होंने भी समझा कि भाई क्यों हुआ रिवोल्ट, भाई इसलिए रिवोल्ट हुआ क्योंकि हमने अवध छीन लिया उनके राजा से। छीन लिया, उस पे तुम कार्ट्रिज में पता नहीं क्या पिग का फैट लगा लगा के गायों, जबरदस्ती करा। हाँ बिल्कुल, ये सब तो अंग्रेजों ने अपने पॉलिसीज को चेंज किया, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव की बात की जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बोला कि भाई खत्म कर रहे हैं, हम नहीं रखेंगे इस थ्योरी को, जिसके पास जो है वो उसकी रहेगी। एंड दैट्स व्हाई आप सर देखिए ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज बेसिकली ये कि इनहेरिटेंस टैक्स ऑफ अ हायर ऑर्डर, कि कुछ भी आपका अगर आपकी वो खत्म, तो फिर आपके पास आपका अपना बेटा नहीं है बायोलॉजिकल, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो हेरिटेज खत्म। पर्सनल प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, बट रूल का करने का पावर आपके पास नहीं रहेगा। दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि दलाई, इनहेरिटेंस खत्म कर देंगे। इनहेरिटेंस खत्म कर दिया। तो सर इसलिए कभी कभी नहीं, आप जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि भाई अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको अलग अलग तरीके से देखा। तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये फ्यूडल आउटबर्स्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स है, इनका गुस्सा है क्योंकि सबका कुछ ना कुछ छिन गया, जिसका जो छिन गया वो गुस्से में अब आ रहा है और ये रिवोल्ट कर रहा है। दैट्स द थिंग। तो वैसे है, ठीक है। तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया। इन्होंने सब चीज को खत्म किया। इन्होंने कहा कि भाई इनको भी लगा ना सर, ये रिवोल्ट हमने जीता किसके मदद से, भाई इन्हीं रजवाड़ों के ना, तो ये तो दोस्त हैं हमारे, तो इनकी पॉलिसी चेंज हो गई कि भाई इन राजाओं को सपोर्ट करो। दैट्स व्हाई आप सर देखिए, कोई भी वॉर 57 के बाद नहीं हुआ इंडिया में, किसी भी राजा ने लड़ाई थोड़ी लगी। अब तो हम जाएंगे कांग्रेस वाले रिवोल्ट पे, मतलब कांग्रेस के डेवलपमेंट पे, कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा, अब लड़ाई नहीं होने वाली, उनका रूल भी बहुत कंसोलिडेट हो चुका है। बिल्कुल। अब सर क्या है, सब लोग एक तरह से देख लिए कि भाई नहीं हरा पाएंगे, कोई टक्कर देने वाला नहीं। टक्कर दे, और ये कहते भी थे ना कि भाई सूर्यास्त नहीं होगा हमारे सल्तनत पे, पूरे विश्व में फैल गए हैं, दे वर वेरी वेरी पावरफुल। तो इट्स लाइक दैट, राइट, ठीक है। आखिरी चरण कांग्रेस। अब स्टार्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल, ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल। बिल्कुल। कांग्रेस के पहले भी कुछ प्री कांग्रेस एसोसिएशंस हैं, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल, कई बार रीजनल हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पे भी था, जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन लीग, एक दादा भाई नारोजी ने तो लंदन में भी बनाया था इंडिया एसोसिएशन। बट कांग्रेस 1885 में बनती, बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और यहाँ से एक तरह से कहेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज वे में टू आउस्ट द ब्रिटिशर्स हमने ये पूरा शुरू किया, ये यहाँ से शुरू होता है। एब्सोल्युटली ठीक है। अब पहले 20 साल मॉडरेट फेज है सर, 85 से 1905, प्यार मोहब्बत से बात करने को बिलीव करते हैं। माय डियर रेस्पेक्टेड वाइसरॉय सर, विद ड्यू परमिशन, वो वाला लैंग्वेज यूज करेंगे, पूरा प्रेयर पिटिशन करके। बिल्कुल। और वो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब सर, मतलब ये नहीं पूरी तरह कहेंगे कुछ नहीं कर पाए, हाँ बेस बनाया कि शुरुआत में तो थोड़ा बेस बनाना था, हाँ लेकिन शायद कुछ और कर सकते थे अगर कुछ और मेथड अपनाते, बट वही चीज 20 साल के बाद हुई अपने आप हुई। फिर ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट जनरेशन आया, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, आपके बिपिन चंद्र पॉल, अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स आए, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत हुआ सम्मान, अब कुछ और उनको नया तरीका अपनाना होगा। और खासकर 1905 के बंगाल डिवीजन के बाद ये क्लियर था कि भाई अब इनको
मतलब कितना भी मना लो ये मानेंगे नहीं, तो कुछ नया रास्ता अपनाओ। और इन्होंने कहा कि भाई हम चलो लड़ते हैं नए तरीके से। तो स्वदेशी बॉयकॉट की शुरुआत हुई, ये बहिष्कार करेंगे। और वहाँ मतलब अभी इस टाइम तक इंडियंस में एक क्लैरिटी हो गई कि इनको यहाँ से निकालना है, ये ऊपर ऊपर वाले जो वर्ग है ना उनमें आने लगा सर। कि ये मतलब दे विल नॉट, दे यू कैन नॉट अलाउ देम टू रूल अस। हाँ, तो ये पूर्ण स्वराज तो नहीं मांग रहे, अभी ये मांग रहे हैं कि स्वराज दे। बट वो 1917 में मेरे ख्याल हो जाएगा, 1929 में पूर्ण स्वराज मांग 29 में होगा। जब हाँ 29 यस। लाहौर वाले सेशन में होगा। लेकिन सर यहाँ पे ये तो आने लगा ना कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने दिया है, कनाडा में दे रखा है व्हाइट कॉलोनीज में, वैसा हमको कुछ दो। तो बट ऑब्वियसली इन्होंने अपना रास्ता भी वही चुना कि वहां है, वहां इन पे वार करो जहां इन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी। इनके सामान को बहिष्कार कर दो और अपने सामान को प्रमोशन करो। जो हमारे राइट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हाँ यहाँ से शुरू होता है आत्मनिर्भरता, अपने सामान पे रिलाई करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है यहाँ से शुरू होती है। और अफसोस ये है कि 1907 में सूरत में इन लोगों का बंटवारा हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो कुछ सालों के लिए कांग्रेस अब एकदम शिथिल पड़ जाती है, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। 1916 में जब लखनऊ में पैचिंग होगा तब जाके कांग्रेस फिर वापस कुछ शुरू करेगी। बट इन द मीन टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और शुरू हो गया था, दैट इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अभी भगत सिंह लोग तो बाद में आते हैं, लेकिन इस वक्त भी आपके अनुशीलन समिति, संध्या, युगांतर, गदर पार्टी 1913 में एकदम बिल्कुल सही सर, आपकी गदर पार्टी आ जाती है कनाडा में। वहाँ पे नॉर्थ में ये वहाँ पे करने लगता है, क्योंकि गदराइट्स कौन थे? पंजाबी लोग जो यहाँ से गए थे, उनको लगा कि भाई हम तो दोस्त हैं अंग्रेजों के, वहाँ इज्जत मिलेगी। अंग्रेजों ने उनको इज्जत नहीं दी। अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं था कि अगर मैं और आप फिजी चले जाए, किसी भी उस जगह जाए जहाँ पे ब्लैक या ब्राउन लोगों की संख्या ज्यादा है। कनाडा कैसी थी? व्हाइट कॉलोनी थी, उनको ये पसंद नहीं था हम वहां जाए। वहां गदर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया, लेकिन गदर अल्टीमेटली फ्लॉप हो गया। लेकिन हर जगह मतलब एक इंस्पिरेशन का काम करता है कि भाई चलो हमने फिर से चुनौती तो दे दी इनको। और 16 में कांग्रेस साथ में आती है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि मोटा मोटी इनका फेस खत्म हो रहा है, क्योंकि 14 में आ जाएंगे गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ रहे हैं। 20 साल 1893 से 1914 ये रहे थे साउथ अफ्रीका में, और 14 में चल के 15 में 9 जनवरी को ये भारत आ गए। और वहां पर गोरों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपने पॉलिटिकल तरीके, टेक्निक्स काफी अच्छे से परफेक्ट कर ली थी। एब्सोल्युटली सर, मतलब इसको अगर मैं कहूं तो मैं कहता हूं कि हमने दिया मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने हमको दिया महात्मा गांधी। ये जो बदलाव है ना, क्योंकि गांधी जी ने जो जो चीजें भारत में की उसको एक तरीके से वहां पहले प्रैक्टिस किया, फिर यहाँ पे स्केल कर दिया। एब्सोल्युटली बिग स्केल पे वही चीजें करते हैं। और यहाँ पे शुरू तो करते हैं 3 छोटे छोटे मूवमेंट से, चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया, और बाद में रॉलेट एक्ट के खिलाफ बड़ा सा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह जो इनका बड़ा सत्याग्रह है। और इसी वक्त हो जाता है आपका जलियांवाला बाग, जिसके बाद गांधी जी अपना पहला बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं, दैट्स योर NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, जो कि 1919-20 के वक्त शुरू हो जाता है। तो अब गांधी जी फुल फ्लेजेड लीडर हो चुके हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और जो कि नॉन वायलेंट है प्राइमरीली। एब्सोल्युटली। और इस बट गांधी जी पे बहुत क्रिटिसिज्म भी तो है कि भाई ये नॉन वायलेंट वाले तरीके बिल्कुल बेकार हैं, नहीं चलेंगे। देखिए, क्रिटिसाइज करने वाले भी गलत नहीं है, उनका अपना मानना था। और सर ये तो वो है ना कि हाइपोथेटिकल है कि अगर गांधी जी ने ये मेथड नहीं किया होता, वो किया होता, तो शायद मिल जाती आजादी पहले। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर ये मेथड नहीं अपनाया होता तो शायद और लेट दोनों साइड के लोग मिलेंगे। बट हाँ, कई जगहों पर कई लोगों ने ये कहा कि भाई गांधी जी जैसे चौरी चौरा 22 पुलिस वाले मर गए, गांधी जी ने समर्थन बंद कर दिया, NCM को हम नहीं देंगे, अब नहीं बंद कर। हाँ। तो ऐसा नहीं कि मैं और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उस वक्त के मोतीलाल नेहरू, सभी नहीं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग, जिसको अंग्रेजी का बिविल्डर्ड, दे आर सरप्राइज, इतने मोमेंटम पे आते एकदम बंद कर दिया फिर। तो अब उन लोगों का था कि अगर शायद गांधी जी कुछ दिन और रुक जाते, मे भी कुछ और हो सकता था, एंड यू नेवर नो दैट। बट गांधी जी की अपनी मान्यता ये थी, मानना ये था कि भाई अगर आप उनके 20 को मारोगे, आपके 20,000 को मार देंगे। और एक बार रिवोल्ट में वायलेंस आया इस मूवमेंट में, तो ये पूरा मूवमेंट पूरा वायलेंट हो जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। तो इस तरह से गांधी जी ने पुल बैक किया। बाद में गांधी जी और CDM चलाते हैं, सविनय अवज्ञा चलाते हैं, बाद में क्विट इंडिया 1942 में चलाते हैं। हर मूवमेंट में कुछ कुछ नया आयाम देखने के लिए मिलता है एज फार एज गांधी जी इज कंसर्न। तो वैसे है। रही बात NCM के बाद, तो कांग्रेस में एक थोड़ा सा फिर से विभाजन जैसा दिखता है, एक स्वराज पार्टी नाम की पार्टी बनाई जाती है। बाद में दोनों लोग क्या करते हैं कि मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, कांग्रेस के अंदर रहने दो स्वराज पार्टी को,
इनको इलेक्शंस में शामिल होने दो। तो ये मोटा मोटी है टिल 1927। हाँ, अब इंडियंस की गवर्नमेंट में वो स्टार्ट हो गई। क्योंकि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में सर दे दिया गया था डायरकी। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में एक डायरकी नाम का द बिगिनिंग ऑफ फेडरलिज्म। सर फेडरलिज्म नहीं होगा कि फेडरलिज्म में तो सेंटर और स्टेट होता है, डायरकी में स्टेट के अंदर में ही इन्होंने दो भाग बाइकैमरलिज्म। हाँ वैसे कहिए। हम्म। तो वहां पे स्टेट के अंदर में दो कर दिया, एक रिजर्व लिस्ट एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। वैसे इन्होंने तो इंडियंस को अब सत्ता में भागीदारी थोड़ी मिलने लगी है, लेकिन हमको और चाहिए। और इसलिए इस मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड को देखने के लिए आया साइमन का मिशन, और हमने कहा गो बैक, क्योंकि भाई आप में एक भी भारतीय नहीं, इंडियन नहीं है। तो ये इस तरह से अब चलता है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें, नेहरू कमेटी बनती है, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जाती है। फिर इसके बाद हमारा एक दीपावली डिक्लेरेशन करके एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक आता है कि अंग्रेज बोलते हैं भाई हम दे देंगे आपको डोमिनियन स्टेटस, जब भी हमको मिल जाएगा हम आपको दे देंगे। और इसी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में कांग्रेस अपने सेशन में लाहौर में कहती है कि भाई हमको चाहिए अब पूर्ण स्वराज, हमको चाहिए पूरी आज़ादी, इससे कम नहीं चलेगा। तो ये है मतलब आपका तीसरा दशक यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है 20वीं शताब्दी का। और पूर्ण स्वराज एक्चुअली में मिलता है हमें 20 साल के बाद, लगभग 18 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है सर, क्योंकि यहीं से शुरू किया। अब हमने सविनय अवज्ञा, CDM, सॉल्ट के मुद्दे पे, नमक के मुद्दे पे हमने ये शुरू किया। नमक के मुद्दे पे हमने कहा कि भाई, गांधी जी ने कहा कि भाई नमक जैसी चीज पे कैसे टैक्स लगा सकते हो आप? बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट है। सर हर कोई इस्तेमाल करता है ना, तो हर कोई इम्पैक्टेड था। गांधी जी ने कहा कि भाई तो हम इस पे परफेक्ट चीज थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सर गांधी जी बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, उन्होंने चुना वही चीज, वो कहते भी हैं भाई ऐसी चीज चुनो जिससे आपके सपोर्टर्स आ जाएं आपके मूवमेंट। फिर से उसके बाद RTC हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। पहले में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में मनाया गया, कांग्रेस चली गई। वहां पे गांधी जी अलोन थे, लेकिन गांधी जी और अम्बेडकर साहब का टकराव होता है वहां पे ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। वापस आ जाते हैं। इसी बीच में एक मेजर इशू ये भी होता है कि भगत सिंह फांसी की सजा दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को बहुत बड़ा, गांधी जी का मेन क्रिटिसिज्म है, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। बचा सकते थे शायद। बिल्कुल, ये मतलब सर क्लास में मतलब ये तो आधे घंटे का टॉपिक है कि भाई किसने क्या क्या कहा इस चीज पे, लेकिन मेरे एक ही चीज है, हो सकता है बचा सकते थे, बट मैं एक ही चीज जानता हूँ कि जिस आदमी को फांसी लगी, भगत सिंह, उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मैंने पढ़ी उनकी बुक, जैसे बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने लिखा है कि डू नॉट केयर। एब्सोल्युटली, उनको पता था सर बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई, दोनों ने बम फेंकी थी। इनको फांसी की सजा सॉन्डर्स वाले मामले में हुई। भगत सिंह न्यू व्हाट ही वाज डूइंग एंड ही वाज टू प्राउड अ मैन टू बेग इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल कि भाई मेरी जान मतलब बख्श दो। आई थिंक एंड एक्सट्रीमली एजुकेटेड सर, उनकी आई कैन नॉट बिलीव उस जमाने में ये आदमी, ही वाज 19 और 21 जब उन्होंने वो लिखी थी, वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। वो ऐसे व्हाई आई एम एन एथिस्ट सर, आई कैन नॉट बिलीव। मतलब एक छोटी सी किताब है मेरे घर पे, उन पे अरे भाई आई मतलब उस जमाने में इनके पास इतनी अच्छी किताबें आती कहाँ से थी? मतलब he was smart and scholarly smart. Absolutely सर, कहा जाता है उनके बारे में, जहाँ जाते थे पहले लाइब्रेरी बनाते थे, अपने सपोर्टर्स को कहते थे बुक पढ़ो, हमेशा एक किताब रखते थे। मतलब जितना पढ़ो उनके बारे में, he is fabulous. Absolutely, मतलब सोच के भी मतलब एक 19-20 साल के लड़के के अंदर इतना थिंकिंग डेवलप्ड हो। And he was action oriented, मतलब बम गिराने में कोई वो नहीं है उनको, कुछ है सर। रियली जब भी जितना भी बोलो, जितना भी कहो उनके बारे में कम है। बट देन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, बट देन मे बी फॉर हिज कॉज, उनके जो उनका था कॉज, उसके लिए उनका मरना शायद बहुत बड़ा हो गया बात। और ये मूवमेंट जो है रिवॉल्यूशनरी उस वक्त कमजोर हुए, लेकिन आज के डेट में भी प्रेरणा के लिए भगत सिंह, हम टी-शर्ट पे भगत सिंह की फोटो दिखती है, बिल्कुल बहुत उनकी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। he was an icon for sure. Absolutely सर, बहुत लोग हैं, लेकिन भगत सिंह का जो सोच था ना, इसलिए मैं कहता हूँ रिवॉल्यूशनरी चैप्टर में भगत सिंह एक अलग क्वेश्चन बनते हैं। वो उनका कंट्रीब्यूशन ये मत बताओ कि उन्होंने बम फेंका या एक गोली चलाई, मारा एक ही आदमी को था, सॉन्डर्स, लेकिन उसके बियॉन्ड, वे बियॉन्ड उनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन पूरे इसमें। तो कमिंग बैक टू दिस कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आए, उस बीच में अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम कम्युनल अवार्ड देने जा रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दे देंगे, जिसके अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में खटपट हुई। बट इस दौरान ये सब, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो हो रही देश में, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली सेपरेशन कर देगा, और फिर वो कहानी जो आज तक चल रही है वो स्टार्ट हो जाएगी।
1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी, हम्म 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट आ गया, 1916 में कांग्रेस ने कहा लखनऊ में कि भाई चलो हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट को मान लेते हैं, मिलके काम करेंगे। लेकिन यहां जाकर जब 27 में आपका नेहरू कमेटी आई, नेहरू कमेटी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट इलेक्ट्रेट खत्म कर दो। मुस्लिमों को इससे दुख हुआ, जिन्ना ने 14 पॉइंट्स का अपना एक डिमांड्स रखा। यहाँ पे जिन्ना को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जिन्ना बहुत हद तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद तो रिटायर्ड पॉलिटिक्स में चले गए थे, रिटायर्ड हो चुके थे। फिर उनको बुलाया गया। यहाँ अलामा इकबाल, जो मतलब पाकिस्तान वाले इकबाल को बड़ा दर्जा देते हैं अलॉन्ग विद जिन्ना, और आई फॉरगेटिंग हिज नेम, चौधरी रहमत अली, जिसने इस वक्त पहली बार पाकिस्तान टर्म यूज किया कि भाई ये पाकिस्तान, ये 1930 के शुरुआत में, और 40 में 23 मार्च 1940 को इन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पारित की कि भाई हमको दीजिए अलग कंट्री। सर उस वक्त भी इनको नहीं पता था इनको चाहिए क्या, लेकिन ये माइंड में आने लगा था कि हमको अलग कंट्री चाहिए। क्या लेंगे वो नहीं पता। लेकिन जैसे मैं तो क्लास में मजाक करता हूँ सर, पाकिस्तान का एक्रोनिम है, पाकिस्तान इज व्हाट, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर इंडस और इस्लाम, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान। मैं बच्चों को बोलता हूँ चूंकि इन्होंने बी नहीं रखा ना, इसलिए बांग्लादेश अलग हो गया। इनके नाम में था ही नहीं कहीं उधर का, कोई कुछ है ही नहीं उधर के लिए कि भाई हमको बांग्लादेश भी चाहिए, नहीं पता है इनको। 1940 में ये बस मांग कर रहे हैं कि हमको एक अलग कंट्री दे दो। बांग्लादेश था भी नहीं, ईस्ट पाकिस्तान दिया था, था ही नहीं सर, इतने हजारों मील दूर, कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे एक बड़ा, पता नहीं अभी है या नहीं, एक मौलाना अबुल कलाम का एक बहुत अच्छा स्पीच था। उन्होंने कहा कि ये जो कंट्री बनी है ना रिलीजन के आधार पे 25 साल भी नहीं टिकेगी, और 24 साल में टूट गई, क्योंकि रिलीजन से ऊपर इनके लिए लैंग्वेज आ गया। इन्होंने एट्रोसिटीज किया, चलिए वो तो किसी और दिन के लिए। लेकिन वही है कि हाँ, वो जो डिवीजन है, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने की, उसको आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने के लिए हम लोगों को मिल ही रहा है। तो अनफॉर्चुनेट है। और अंग्रेजों के लिए कितना बढ़िया रहा होगा उस टाइम, ये आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। बेहतरीन उनके लिए, मतलब हर जगह वही क्लेम कर रहे हैं। एप्पल एक है, उसको इस तरह बांटो कि दोनों हमेशा लड़ते रहे, और वही हुआ, कराया उन्होंने, लड़ी रहे हैं। और मतलब आप सोचिए सर, 1857 में दोनों मिलकर लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज द हाई पॉइंट ऑफ 1857 रिवोल्ट। यस। और 57 से 47 में ऐसा क्या हो गया 90 सालों में कि भाई अब ये दोनों अपने में मारकाट मचाए हुए हैं। तो कुछ तो हुआ। वो अंग्रेज थे रूलर, उन्होंने सब चीज किया, और या तो ये फ्रैंकेस्टाइन्स मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया जिसको बाद में वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जो भी, अगर उनको कोई वो चले गए, वो बस छोड़ गए, ये सब चीज छोड़ के चले गए, भागे। पार्टीशन करने वक्त तो भागे ही ना, यहाँ पे इतने दंगे फसाद होते रहे, उनको क्या मतलब, वो तो निकल लिए यहाँ से। वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया था, कमजोर पड़ गए थे। सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हर जगह से भागे, हर जगह से भागे सर। भारत तो चलो एक चीज है, और हर जगह से सब कॉलोनीज एक एक करके इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हुई। सर हम लोग जब पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसके बाद का जो आपका इम्प्लीकेशंस है, दिखता है कि एक एक कंट्री, ऐसा थोड़ी था कि सब जगह का फ्रीडम मूवमेंट उसी वक्त मजबूत हुआ। अंग्रेज कमजोर पड़ गए। दैट्स राइट। और अंग्रेजों का जो वर्ल्ड में एक भूमिका थी, विच वाज दैट दे वर द मोस्ट पावरफुल, वो रिप्लेस हो गए यूएसए और यूएसएसआर से। सबने बोला भैया अब तुम कॉलोनी खत्म करो, धीरे धीरे हो गया तुम्हारा टाइम। हाँ, so इन्होंने सब जगह से निकल गए, वही हुआ। तो यही है सर, 1940 से 47 के बीच में मोटा मोटी यही है कि फ्रीडम लेने के लिए बहुत चीजें की गई। तो अगर इसको नटशेल में बोला जाए तो पहले अगस्त ऑफर दिया क्योंकि इनको हमारी मदद की जरूरत थी, हमने रिजेक्ट किया। हम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स को भी हमने रिजेक्ट किया। उसके अगेंस्ट में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया 2-3 साल। जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाला पीरियड था 1942 के अराउंड में, तो यहीं पे आईएनए बाहर में, और यहाँ पे हम लोगों को एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट ले सुभाष चंद्र बोस, नो डाउट। मतलब सर जेन्युइनली हम लोग बोल रहे थे कि इंटेलेक्चुअल हैं आपके भगत सिंह, ये भी कुछ कम नहीं है। मैं एग्रीड। उस वक्त आईसीएस निकाल देना, उसको छोड़ देना, दैट must have been very smart and also tactically very intelligent. Absolutely sir. जो आउटरीच कर रहे थे वो जापान से हिटलर तक को उन्होंने बिल्कुल आउटरीच की। मतलब ऐसा मत हो सकते हैं कि भाई आप हिटलर से क्यों मदद मांग रहे हो, बट ही वाज वेरी क्लियर। वो कहते हैं ना कि मौका है मारो चौका, ये वाली बात थी। अभी हमारा दुश्मन कौन है? अंग्रेज। उनका दुश्मन कौन है? जर्मनी। हमारा दोस्त है जर्मनी, ठीक है। वो जानते हैं नाजीज किसी के दोस्त नहीं थे, लेकिन उस वक्त उनकी जो मेंटालिटी थी, ही ओनली थॉट अबाउट कंट्री। फॉर हिम कंट्री केम फर्स्ट, कि भाई आजादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे हम लोग। सो अगेन ह्यूज, अनफॉर्चुनेटली whatever happened in that plane crash, मरे नहीं पता नहीं, वो मिस्टीरियस है। अगेन सर ये भाई हिस्ट्री की मिस्ट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
क्योंकि आज़ादी के बाद तो बहुत सारे स्टोरीज है कि यहाँ थे वहाँ थे गुमनामी बाबा थे एंड ऑल दैट, वो सब हुआ लेकिन वो चले गए। अदरवाइज और आईएनए फ्लॉप हो गई, मतलब हार गई बिकॉज जापान साइड ही हार गई World War II, तो फिर चांस ही नहीं था हमारे जीत पाने का। बट देन वही अंग्रेज उसके बाद लेकर आए, वो वावेल प्लान लाए, कैबिनेट मिशन प्लान लाए, हमने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की, और आखिर में उनका माउंटबैटन प्लान आया। उसके तहत हमको उन्होंने कहा कि भाई 15 अगस्त 1947 को छोड़ देंगे, देके आपका है, ये पाकिस्तान है, ये जो इंडिया है, अब आप करो अपने हिसाब से। जो करना है करिए। तो इस तरह से यही है स्टोरी, तो यही है सर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब अरे देखो कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है और चल रही है। जिस हिसाब से ये स्टोरी अभी भी इंटीग्रेटेड है हमारी लाइफ में हर जगह, है। मुझे लगता है ये जिस टाइप की डिस्कशन हमने करी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक डिस्कोर्स में होना, सबको पता होना चाहिए इतिहास है क्या। सर वी शुड नो आवर हिस्ट्री, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे लेवल पे भी फैमिली की हिस्ट्री जाननी चाहिए, ऑफ कोर्स बड़े लेवल पे भी स्टेट कंट्री Yeah. हर को जान। मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट के अलावा भी लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी नॉलेज फॉर एनीबडी जो अपने आप को एक वेल रेड या वेल इन्फॉर्म्ड आदमी समझना चाहता है। बिल्कुल। और नहीं वो तो मतलब बताएं किसको किसको और कुछ चाहिए, हम तो बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि और बताएं। हम तो बहुत ब्रीफ में हम लोगों ने इस पूरे डिस्कशन को किया। अदरवाइज सर अगर बात की जाए तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की ही लाइफ, उनके कंट्रीब्यूशन, या भगत सिंह, हाँ। हर चीज एक एक बड़ा एंगल है जो मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कुछ हद तक तो हमने एक नया फॉर्मेट ढूंढ लिया है Yes. जिससे हिस्ट्री को बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जो कि बोरिंग टेक्स्ट बुक से तो बहुत बेटर है। मुझे लगता है आधी गलती तो उन टेक्स्ट बुक्स की है जो कि ऐसे स्टोरीज बता नहीं सकते। है ही सर। मतलब आप सतीश चंद्रा की एक किताब है मेडिवल हिस्ट्री की, उसमें 170 पन्ने में नंबर पे एक महमूद बेगारा था, रूलर आपका गुजरात का। वो दिन भर में कितना खाना खाता था, 10 से 15 किलो मीट और ये सब खा जाता था। ये सब चीजें लिखी हुई है। मतलब आई एम सेइंग कि भाई उससे ज्यादा वो एक पैराग्राफ उसके बारे में हटाओ। हाँ नहीं, एक इवन paragraph और एक्स्ट्रा दूसरे द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी तो बात तो समझ में नहीं आई। हिस्ट्री की बुक पढ़ते पढ़ते बीच बीच में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आ जाते हैं, हाँ। क्रोनोलॉजी टूट जाती है, बिल्कुल। फिर क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है अगले चैप्टर से, फिर उसके बाद 4 चैप्टर के बाद फिर से 50 साल पहले के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक। इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज और ऐसे कहानी वाले नैरेटिव फॉर्मेट में मिलती नहीं है। सर मिलेगी, सबको मिलेगी अब तो फुली बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आया सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब ये बड़ा क्लियर हो गया कि बहुत कुछ मुझे नहीं पता है और मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। तो आई होप कि स्टूडेंट्स को भी वही बेनिफिट मिला जो मुझे मिला है, और इसको हम कंटिन्यू करें। होपफुली एक सीरीज बनाएं इस चीज़ की हम। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू।